स्वागत है दोस्तों आपका एक बेहद कमाल के एनिमे में। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा एक्शन टाइप है। दोनों तरफ से एक्शन इसमें भरा पड़ा है। और हाँ, पूरे स्कूल में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अकेला एक लड़का है, बाकी सारी लड़कियां हैं। तो समझ सकते हो कि ये एनिमे कितना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला और कितनी सारी वेबूज भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लोगों की बैटल को, और ये जो बैटल रहती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहती है। जहाँ पर जो पहली वाली लड़की रहती है उसने काफ़ी कमाल कर दिया रहता है और बड़ी आसानी के साथ ये टूर्नामेंट जीत गई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर कमीटो को। तो इसकी नज़र पड़ती है क्लेयर पे और वो देखता है कि ये क्या, ये लड़की ऐसे नहा रही है। तो वो कहती तुम एक नंबर के परवर्ट हो। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो बताती कि मेरी उम्र 16 साल है। वो कहता है क्या 16 साल में भी इतने ज़्यादा छोटे, ये तो एकदम संतरे की तरह है। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती है और कमीटो के ऊपर सीधे हमला करने के लिए जा रही होती है। मगर कमीटो को बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता है कि उसके पास एक एलिमेंटल रहता है। एलिमेंटर एक मैजिकल टाइप के बीस्ट रहते हैं जो कि स्पेशल चीज़ों को दिए जाते हैं, समझे? तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है, तो वो उसके ऊपर अपने एलिमेंटल से हमला करने के लिए आ जाती है और ये बहुत ज़ोरदार लगता है। वो बच चुका रहता है मगर फिर वो उसे देख के कहता है कि अरे तुमने तो सचमुच बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने। और गलती से क्या होता है कि वो अपने ऊपर ही वार कर लेती है और पेड़ गिरने वाला रहता है, मगर कमीटो आके तुरंत ही उसे बचा लेता है। फिर वो गुस्से में रहती है और उसे हटा देती है, दूर कर देती है। तो क्या होता है कि पानी में वो जब गिरता है तो बेहोश हो चुका था। फिर जब वहां पर पूरा धुआं धुआं हो चुका रहता है और जब आँख खुलती है तो देखता है कि ये क्या, उसने तो उसे पकड़ लिया है। फिर वो पूछ रहा होता है क्लेयर के बारे में। क्लेयर उसे अपने बारे में बताती है और वो कहता है कि ओह, तुमने बिल्कुल अपने बालों के रंग की तरह अपना अंडरवेयर पहना है। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो तुम तो। और ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कह रही होती कि नहीं, मैंने अपने हेयर के कलर का नहीं पहना है, समझे? मैंने पिंक कलर का पहना है और तुम एक नंबर के परवट हो। और यहाँ पर उसे पूरा एकदम बोलने लगती है बहुत ही ज्यादा। लेकिन कमीटो को यहाँ पे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता है। कमीटो को तो बस यहाँ से निकलना रहता है और वो बताता है कि यहाँ पर इसके प्रिंसिपल ने इसे यहाँ पर बुलाया है और वो उसे लेटर भी दिखाता है कि देखो ये लेटर। फिर वो उसका लेटर देखती है तो पता लगता है कि हाँ, इसके प्रिंसिपल ने सही में कमीटो को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन वो एक लड़के को क्यों बुला रही है, ये सोचने वाली बात है। फिर क्लियर कहती है चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक एलिमेंटल को पकड़ना है, तो हम लोग पहले वहाँ टेम्पल में जाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। वो कहता है कि आखिर तुम्हें एक एलिमेंटल क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से है ना? वो बताती है कि हाँ मेरे पास है, लेकिन ये वाला जो अगर आ जाएगा तो मैं इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और फिर उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मुझे यही वाला एलिमेंटल चाहिए, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी के पास पहुँचना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कमीटो रहता है वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि क्लियर को एक एलिमेंटल चाहिए रहता है। यहाँ पर एक स्वॉर्ड रहती है जो कि गड़ी हुई रहती है और उसी के अंदर एक एलिमेंटल रहता है। तो यहाँ ये काम करती है, जाती है स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो स्वॉर्ड बहुत ही हार्ड रहता है, वो नहीं निकल रहा होता है और स्वॉर्ड अपने आप मूव भी कर रहा होता है। तो वो कहता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन क्लियर पीछे नहीं हटती है तो वो स्वॉर्ड उसे पीछे ढकेल देता है, मगर ये उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। क्लेयर अपने एलिमेंटल को बाहर निकाल लेती है जो कि फायर टाइप रहता है, मगर उसका एलिमेंटल उस स्वॉर्ड के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है, समझे? वो एक स्पिरिट की तरह रहता है। सो अब यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड रहता है वापस से आ रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तब तक जो हमारा कमीटो रहता है वो देख लेता है कि इसका एलिमेंटल टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो क्लियर को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है, मगर वो पीछे नहीं हटती है, वापस से वार करती है अपने एलिमेंटल से। लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है, वो स्वॉर्ड उसके एलिमेंटल के दो टुकड़े कर डालता है और वो तो ऐसे मरता नहीं है मगर ऐसे दो टुकड़े कर डालता है। ये रोने लगती है और ये इसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। कमीटो कमीटो यहाँ पर स्वॉर्ड से साइन कर लेता है, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट बना लेता है और फिर वो स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहता है। और जब वो उसकी आंख खुलती है तब क्लियर उसे बता रही होती है कि क्या हुआ, स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। असल में बात यह है कि एलिमेंटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है और पहली बार इतिहास में, पहली बार जब किसी बंदे ने ऐसा काम किया था तब पूरा एकदम तबाही मच गया था। ये सारी बातें ये अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मगर क्लियर कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाई, अब एक काम करो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और तुम मेरे स्लेव बन के रहोगे। वो कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मगर वो नहीं सुनती है और उसे पकड़ के यहाँ पे ले आती है। कह रही होती है कि अब से तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगे और तुम मेरे स्लेव हो, ये इनका स्कूल रहता है। तो यहाँ वो उसे पकड़ के अंदर लेके जा रही होती है और वो कहता है कि ठीक है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी चलो। लेकिन वो छुप के वहां से भाग जाता है क्योंकि ये बहुत ही चालाक रहता है। सारी लड़कियां देख रही होती है कि एक लड़का आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर ये जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है हमें वहां पे दिखाया जाता है आ चुकी रहती है एलिस, और एलिस उसके ऊपर अचानक से वार कर देती है और कह रही होती है कि आखिर एक लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है सबसे पहले तो तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम ही मेरे ऊपर आई थी। और फिर वहां पे उसकी प्रिंसिपल आ चुकी रहती है। प्रिंसिपल बोलती है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। सो वो कमीटो को अंदर लेके जाती है
और एलिस को बताती है कि अब से ये हमारे साथ ही रहने वाला है। फिर वो अंदर ले जाके उसे बोलती है कि तुम्हारे पास मार्क है, इसका मतलब तुम्हें एक एलिमेंटल मिल गया है। फिर वो पूछता है कि तुमने मुझे आखिर ये लेटर क्यों भेजा, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। प्रिंसिपल कहती है कि इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, तुम्हें हमारे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वैसे भी 3 साल हो गए हैं तुमने एलिमेंटल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो तुम्हें हमारे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ, तो यहाँ पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उसे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ता है। और जो एलिस रहती है वो उसे पूरा स्कूल दिखा रही होती है। वो कहती है कि देखो, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम चुपचाप हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे और कुछ भी नहीं, जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो उसे उसका घर दिखाती है, वो बड़ा वाला नहीं, वो छोटा वाला उसका घर रहता है, समझे। और इसे जो अपना बाथरूम है घोड़ों के साथ शेयर करना पड़ेगा, मतलब जानवरों के साथ। और फिर वो उसे खाने का रूटीन भी बता देती है, मतलब जानवरों से कम वाली जिंदगी नहीं जीने वाली रहता है ये, समझे। तो यहाँ पर वो देखती है क्लियर कि अरे ये क्या, ये इसके साथ इतना खुश क्यों है। जैसे वो जाती है, कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपना ख्याल खुद रखना। तो क्लियर इसके पास आके इसे बांध लेती है और कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर से वो कहता है कि ओ माय गॉड, तुमने अंडरवेयर चेंज कर लिया, दूसरा अंडरवेयर पहना है। वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम 1 नंबर के परवट हो, अब मैं किसी से शादी भी नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी वजह से। फिर वो उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगती है और फिर ये कहता है कि देखो, मैं एक मेल एलिमेंटलिस्ट हूँ, समझी, और मैं अब यहीं पे रहने वाला हूँ। सो अब यहाँ पे वो उस पर दादागिरी दिखा रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मेरे स्लेव हो। मगर नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला था। वो तो यहाँ पर कुछ और ही करने के लिए जा रहा होता है, काफी क्लोज चला जाता है और वो उसे परेशान कर ही रहा होता है। तब तक वहाँ पे उनकी टीचर आ चुकी रहती है और टीचर कह रही थी कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे उसे परेशान करना बंद करो। उसके बाद टीचर सारे स्टूडेंट के पास उसे लेके जाती है और जहाँ वो कहती है कि तुम सभी को अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते हो। ये वो बेकार क्लास रहती है जहाँ पर स्कूल के सबसे बेकार और बदमाश बच्चे रहते हैं। हालांकि क्लेयर भी इसी क्लास में रहती है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा कर नहीं पाती है परफॉर्मेंस, इसीलिए, और ये सबको अपने इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। सो यहाँ पर जो क्लियर रहती है वो कहती है कि ये मेरा सर्वेंट है और ये मेरे साथ ही बैठने वाला है। तो अब यहाँ वो कहता है मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट वर्वेंट नहीं हूँ, लेकिन कमीटो को फिर भी वहाँ पे जाना पड़ता है। वो उसे पकड़ लेती है और तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पे रिस। और ये जो रिन रहती है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टूडेंट रहती है और वो कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। तब दिक्कत ये रहती है कि ये दोनों लड़कियाँ लड़ रही होती है हमारे कमीटो के लिए। तो यहाँ पर जो रिन की सर्वेंट रहती है, एक और मेड रहती है, वो वहाँ पे गिरने वाली रहती है, मगर ये ठरकी जाता है और तुरंत ही उसे बचा लेता है और बचाने के बदले में इसे रिवॉर्ड भी वहाँ पर तुरंत मिल गया रहता है। और ये तो जानबूझकर उसे और कस के पकड़ लेता है ताकि रिवॉर्ड और भी अच्छा मिल सके। ये देखने के बाद वो दोनों कह रही होती है ठरकी कहीं के। अब ये आ चुका रहता है अपने रूम में और सोच रहा होता है पिछली बातों को, जहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा था कि वो वापस आ चुकी है। वो वापस आ चुकी से मतलब है कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है जिसके पास डार्क पावर भी आ चुकी है। और ये जो मैं बता दूं, उसका नाम रेस्टिया रहता है और ये हमारे कमीटो की पहले एलिमेंटल हुआ करती थी, लेकिन उसके पास डार्क पावर आ गई और वो कुछ भी तबाह कर सकती है। इसलिए यहाँ पर इसे वापस बुलाया गया है कमीटो को, ताकि वो सारी चीज़ें ठीक कर सके। और ये अभी पास्ट का सीन रहता है जहाँ पर वो टीचर उसे बता रही होती है कि यहाँ पे सारी प्रिंसेस पढ़ती है और सारी प्रिंसेस यहाँ पर एक दूसरे से लड़ेंगी, क्योंकि होता है यहाँ पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स एलिमेंटल का, और वो जीतने पर आपको कुछ प्राइसेस दिए जाते हैं जिससे आपके किंगडम का सम्मान बढ़ता है। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बता रही होती है कि किस तरीके से एलिमेंटल चूज़ किया जाता है और कौन कौन एलिमेंटल्स किस तरीके के काम में आते हैं। तो वो यहाँ पे उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है बहुत ही अच्छी तरीके से। मगर एक चीज़ वो उसे एक्सप्लेन नहीं करती है कि आप एक इच्छा भी मांग सकते हैं। अगर आप उस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं तो आप एक इच्छा मांग सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो इच्छा मांग सकते हैं। वैसे इसने खाना भी नहीं खाया था तो इसे भूख लग गई रहती है। अब यहाँ दरवाजे पे नॉक होता है और रिन यहाँ पर इसके लिए खाना लेके आ गई रहती है, लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, तो ये मना कर देता है और उसे भगा देता है। मगर फिर से वो कहती है कि खाना खा लो, तुम्हें बस मेरा पैर चाटना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता, कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तब रिन कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी ये बचा हुआ खाना था तो तुम इसे खा सकते हो। वो कहता है तुम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। रिन कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये बस बचा हुआ खाना है। तब तक क्लेयर आ जाती है और कहती है कि मेरा सर्वेंट है, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत, तुम इसे खाना दे रही हो। अब दोनों के बीच में यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी रहती है, तो दोनों गुस्सा करने लगते हैं और एक दूसरे के एलिमेंटल्स यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। कमीटो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है। तब मेड कहती है चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी रहती है और काफी घमासान लड़ाई चल रही होती है। कमीटो और मेड तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो दोनों बस देख रहे होते हैं। हालांकि इस लड़ाई में इन दोनों का तो कुछ नहीं होता, मगर उसका घर जल गया रहता है। फिर रिन कहती चिंता मत करो, आइस पावर से मैं उस आग को बुझा सकती हूँ।
हालांकि बुझता तो नहीं है, मगर वो घर पूरी तरीके से चकनाचूर जरूर हो गया रहता है। अब तो हमारे कमीटो के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा है। और फिर से वो क्लेयर पे दोष डाल रही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे होते हैं, लेकिन तब तक एलिस आ चुकी रहती है और एलिस कह रही होती है कि तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। और जो एलिस के साथी रहते हैं यहाँ पर क्लेयर की बहन के ऊपर एक टॉन्ट मारते हैं और कहते हैं तुम तो नोबल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती हो, सिर्फ रिन ही नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्लेयर के ऊपर ये लोग एक टॉन्ट मारते हैं जिसे कमीटो सुन लेता है, मगर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब क्लेयर गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हो, वो एक बहुत ही अच्छी नाइट है और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ लड़ने के लिए। तो यहाँ पर वो एकदम रेडी हो चुकी रहती है लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ अभी नहीं, बाद में। तो 3-on-3 मैच होने वाला है और कमीटो भी इस मैच में हिस्सा लेने वाला है। सो अब ये क्लेयर के घर में जाता है और देखता है पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तो क्लेयर अपने एलिमेंटल के जरिए अपना पूरा घर साफ कर रही होती है और वो पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा पावर क्यों चाहिए यार, तुम्हें वो एलिमेंटल क्यों चाहिए था। तब वो कहती है कि देखो मुझे बस किसी से मिलना है। तो यहाँ पर ये सामान में एक अंडरवेयर भी अपने पॉकेट में रख लेता है, जो कि क्लेयर को नहीं पता चलता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, ये देखो सारा खाने का सामान है, तुम अपना आराम से खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो अब ये यहाँ नहाने के लिए चली गई रहती है और याद कर रही होती है कि एलिस ने कैसे इसकी बहन के बारे में बोला था, तो इसे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन एक वाटर एलिमेंटल आ जाता है, इसके ऊपर चिपक जाता है, तो वो मदद मांग रही होती है। वो कहता है कि दूर रहो, मैं इसे देखता हूँ। फिर वो वाटर एलिमेंट को किसी भी तरीके से हटा डालता है और फिर उसका अंडरवेयर निकाल के अपनी पॉकेट से देता है। तब वो कहती है तुम एक नंबर के परवट, और देती है एक जोरदार फायर पंच। यहाँ पर बेचारा पूरी तरीके से जल गया रहता है। वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही थी। मगर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, और फिर उससे पूछता है सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो साफ साफ नहीं बताती है। कहती है कि ये देखो ये पेंडेंट, मैं बस उस शख्स से मिलना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का पेंडेंट रहता है, मगर 4 साल पहले वो फैमिली पावरफुल नहीं रही थी। अब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि एलिस को तो इसने चैलेंज किया हुआ रहता है और ये उसी पेंडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं ये उसी फैमिली से तो नहीं है। ये लोग एस्ट्रल जीरो में जाते हैं। ये आपको एक ऐसे वर्ल्ड में कनेक्ट करता है जहां पर आपकी सिर्फ सोल बॉडी जाती है, आपकी मेन बॉडी नहीं जाती। अगर डैमेज होगा भी तो आपके हेड को डैमेज होगा, आपकी बॉडी को डैमेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो ये एक सोल वर्ल्ड आप इसे मान सकते हैं। और फिर जो हमारी क्लेयर रहती है वो बताती है कि आखिर वो किसकी तरीके बनना चाहती है। समझे, वो एक बहुत ही स्पेशल लेडी है, उसी की तरीके से ये बनना चाहती है। अब वो समझ चुका रहता है कि ये किसकी तरह बनना चाहती थी। तो अब यहाँ पहले से ही जो हमारी रिन रहती है वो रहती है, कहती है कि तुम लोग काफी लेट हो, मगर उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि एलिस और उसके जो साथी रहते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके रहते हैं और ये 3v3 मुकाबला होने वाला रहता है। सो एलिस यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुकी रहती है और फिर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये भी अपने एलिमेंटल को बाहर निकाल लेता है, मगर ये एक छोटा स्वॉर्ड रहता है। कहता है कि लगता है मैंने 3 साल बाद इस्तेमाल किया, शायद इसलिए ये सब हो रहा है। तब क्लेयर कहती तुमने पहले भी एलिमेंटल का इस्तेमाल किया है? इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वापस से एलिस और उसके साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये एक 3v3 मुकाबला रहता है ना। और जो एलिस का एलिमेंटल रहता है वो तो एक ईगल टाइप का रहता है, जो कि उनके ऊपर दूर दूर से हमला कर रहा होता है। मगर वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे होते हैं, क्योंकि रिन दूर से कवर फायर भी दे रही होती है और क्लोज रेंज के लिए तो इनके पास कमीटो पहले से ही रहता है। मगर डिस्टर्बेंस ये हो चुकी रहती है कि जो ये ईगल रहता है ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसके अलावा एक और डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो गई रहती है कि अब एली अपना स्पेशल मूव करने जा रही होती है। वो कहता है कि काफी सुंदर है, वो कहती है कि हाँ सुंदर तो है, वो कहता है नहीं तुम सुंदर हो। तब वो गुस्से में आती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। क्लियर कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, लेकिन अचानक से सभी लोग रुक गए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक दानव को दिखाया जाता है और ये जो दानव रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है। और ये रहती है रेस्टिया, जो कि कमीटो की पहली एलिमेंटल रहती है, अब नहीं है। और वो कहती है कि तुम अभी भी अपने रूप में नहीं हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कमीटो, ताकि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सको। यहाँ पे मॉन्स्टर बीच में आ चुका रहता है और मैं बता दूं कि इस मॉन्स्टर को रेस्टिया कंट्रोल कर रही होती है। अब बात यहाँ पर ये रहती है कि कमीटो यहाँ पे क्या करने वाला है, क्योंकि क्लेयर को तो ये मॉन्स्टर चाहिए रहता है, इसलिए वो कहती है कि कोई भी मेरे रास्ते में मत आओ। कमीटो उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम कमजोर हो और मुझे ये चाहिए, मैं इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ और तुम भी तो मेरे ही हो। तो फिर वो चली जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एलिस रहती है वो सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है और जो क्लेयर रहती है ये यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे रहती है। सिर्फ अकेले क्लेयर ही उस मॉन्स्टर को नहीं मार रही होती, यहाँ तक कि जो उसकी स्पिरिट रहती है वो भी बाहर निकल चुकी रहती है और उस मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है। हालांकि कमीटो को चिंता हो रही होती है, क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा कमजोर रहती है एक तरीके से उस मॉन्स्टर के आगे। हालांकि वो कितनी भी ज्यादा ताकतवर हमले क्यों ना करते, वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ चुका रहता है और वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कमीटो आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर रहता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर हमला करने वाला रहता है, लेकिन तब तक क्लेयर का जो स्पिरिट रहता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला गया रहता है। अब एक बिल्ली एक शेर से लड़ेगी तो बताओ उसका क्या हाल होगा, जाहिर सी बात है वो मारी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लियर
को अब याद आ रहा होता है कि कैसे वो स्पिरिट उसके साथ थी इतने दिनों तक, लेकिन आज क्लेयर की बेवकूफ़ी की वजह से वो मारी गई है। और क्लेयर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब तक कमीटो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इस बार प्लीज एक बड़ी स्वॉर्ड बन के आना। और वो बड़ी स्वॉर्ड बन के ही आती है, चाकू नहीं रहता है छोटा सा। सो वो जाता है और तुरंत ही उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालता है। और फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो? तब वो कहती है कि तुम 1 नंबर के झूठे हो, तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन तुमने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी स्पिरिट मारी गई और ना ही मुझे कोई नया स्पिरिट मिल पाया। तुम बहुत खुदगर्ज हो, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर वो अगर इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लेने के बाद कमीटो बेहोश हो गया था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कमीटो के बचपन में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उन्हें प्रिजन में बांध कर रख दिया गया रहता है और इन लोगों को अपनी पावर अनलीश करने को कहा जाता है और इन्हें अपनी इमोशंस को भी भुलाने के लिए कहा जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कमीटो के पास में रहती है और उससे कुछ कहती है। और फिर हम देखते हैं कि कमीटो यहाँ पर नींद से उठ चुका रहता है, उसे एकदम होश आ गया रहता है और सोचता है कि मैं अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल कर पाया। तब तक देखता है कि अरे कुछ बेड के नीचे है। तब वो उठाता है चादर को और उसे पता लगता है कि ये तो कोई लड़की रहती है। और फिर वो उस लड़की के बारे में पूछता है और वो कहती है कि मास्टर, मेरा नाम ईएसटी है और आप मेरे मास्टर है, मैं आपकी स्पिरिट हूँ। तब उसे याद आता है कि ओ तो तुम वही स्पिरिट हो जो मेरी स्वॉर्ड में बदल गई थी। वो कहती है कि जी मास्टर। तब वो कहता है कि तुम ऐसी नंगी पुंगी क्यों आई हो, ऐसे क्यों हो, और ऊपर से तुम्हारा तो संतरा है, तरबूजा रहता तो कोई बात भी रहता। और वो कहता है कि आखिर तुमने सिर्फ सॉक्स क्यों पहन के रखे हुए हैं। तब वो कहती है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा नॉटी है, सिर्फ नीचे देखते हैं, ऊपर भी कभी देख लिया करिए। लेकिन ऊपर देखने के लायक कोई चीज ही नहीं रहती है, सच बोलो तो एकदम बादाम जैसा रहता है, इसीलिए ये भी नहीं देख रहा होता है। तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पर रिन और हमें पता लगता है कि ये रिन का कमरा रहता है और रिन ने इसे दिया रहता है क्योंकि ये बेहोश हो गया था ना। तो वो रिन कह रही होती है कि अब तुम ठीक हो ना पहले से। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईएसटी वापस से चादर के नीचे छुप चुकी रहती है। सो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है चलो उठो, जाओ नहा लो, फ्रेश हो जाओ। तब वो कहता है कि नहीं मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं। तब रिन को समझ में नहीं आता। तब उसकी मेड कहते हैं कि ये बॉयज का प्रॉब्लम है, सुबह सुबह हो जाता है मैडम, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। लेकिन रिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी मेड किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है और ये उठ क्यों नहीं रहा है। तब उसे काफी गुस्सा आता है। तब उसकी जो मेड रहती है वो उसे अच्छी तरीके से समझाती है, मगर फिर वो चादर हटा देती है। लेकिन फिर उसे ईएसटी दिख जाती है। ये कहती है कि मास्टर मेरा तो भांडा फूट गया है। रिन ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़की तुम्हारे बेड पे क्या कर रही है, हम लोग ने तुम्हारी मदद की और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो। हाँ, और तब तक वो अपने स्नो स्पिरिट को बाहर बुला लेती है। लेकिन जो ईएसटी रहती है वो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है शांत हो जाओ, क्या तुम हमारे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो शांत हो चुकी रहती है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो गया और ये मुझे डीमन लॉर्ड कह के क्यों बुला रही है। सो उसके बाद अब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ईएसटी उसे अपने बारे में बता रही होती है कि मैं स्पिरिट हूँ। और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े थे तो तुमने पहले पहने क्यों नहीं थे। ईएसटी कहती है मुझे लगा आपको अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने कपड़े नहीं पहने थे। और फिर बताती है कि मैं बहुत लंबे वक्त के बाद इस दुनिया में आई हूँ और मैं बहुत सारे एलिमेंटर्स को रिजेक्ट करते आई हूँ, लगभग 50 से ज्यादा एलिमेंटर्स को मैंने रिजेक्ट कर लिया। कमीटो कहता है तो तुमने मुझे क्यों चूज किया। वो बोलती है क्योंकि आप स्पेशल हैं, आप बहुत ज्यादा स्पेशल है, शायद आपको पता नहीं है मगर आप काफी ज्यादा स्पेशल है। इसका एक पास्ट भी रहता है जो कि अभी हमें नहीं बताया गया रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा योद्धा था, समझे, अभी से कुछ भी याद नहीं है ये सारी चीजें। और ये ईएसटी उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि आप कितने ज्यादा महान हैं और आपकी वजह से मैंने कितने सारे एलिमेंटल्स को ऐसे ही ठुकरा दिया है। तो यहाँ एकदम शर्मा गया रहता है और कहता है कि मेरे इतने भी ज्यादा क्लोज मत आओ, मतलब सब लोग देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे। और सब लोग कह भी रहे होते हैं कि इसे तो थोड़ा दिन भी नहीं लगा, क्लियर के जाते ही इसे एक नई लड़की भी मिल गई है। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि आ चुकी रहती है एलिस और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड को एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर देती ईएसटी। उसके बाद जो ईएसटी रहती है उसे बता रही होती है और जो एलिस रहती है वो कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी होने वाली है और क्लेयर वहीं पे गई है ताकि उसे एक नया एलिमेंट मिल सके, लेकिन उसके पास अभी फिलहाल कोई एलिमेंट नहीं रहता है। और ये भी बोलता है कि हम लोग उसके कमरे में गए थे लेकिन वो हमें नहीं मिली है। असल में ये बैटल एक डेथ बैटल होने वाली रहती है एक तरीके से, क्योंकि लोग अपने स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वहीं पे हमारी क्लियर भी जारी होती है। दिक्कत की बात ये रहती है कि इसके पास कोई स्पिरिट नहीं रहती, एलिमेंटल नहीं रहता है और वहाँ पे ब्लेड डांस करना रहता है, तो ये तुरंत ही चला गया रहता है क्योंकि बिना स्पिरिट के ये तो मारी जाएगी। और क्लियर सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं अकेले लड़ना चाहती हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं अकेले लड़ सकती हूँ। और इसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कमीटो की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर इसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है क्योंकि बाकी स्पिरिट से ये नॉर्मल कैसे लड़ सकती है वहाँ पर, क्योंकि बाकी सब लोग के पास स्पिरिट रहेंगे। तब तक एक लेडी आती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो पावर दे सकती हूँ जिस
पावर की तुम भूखी हो, और यहाँ पे वो उसे एक स्पिरिट देती है, कहती कि ये लो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है। अब क्लियर इसे मना नहीं कर सकती थी, क्लियर इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और मैं बता दूं कि ये जो लेडी है ये चाहती है कि कमीटो पावरफुल बने, और इसके लिए ये क्लियर को स्पिरिट दे भी देती है। और आप देख के पता लगा सकते हैं ये कोई और नहीं बल्कि रेस्टिया ही होती है जो कि उसे स्पिरिट दे रही थी। ये ईविल स्पिरिट रहती है। यहाँ ये भागता जा रहा होता है क्योंकि एलिस ने बताया था कि वो लड़ने के लिए जा रही है, और यहाँ तक कि उसके पास स्पिरिट भी नहीं है। तो अगर उसके पास स्पिरिट नहीं है तो आखिर वो लड़ने के लिए क्यों जा रही है? क्योंकि अवार्ड में एक नया स्पिरिट आपको मिलने वाला है, समझे? इसलिए क्लियर लड़ने जा रही होती है, मगर उसका फायर स्पिरिट तो मर चुका है ना, सो इसलिए उसे एक नया स्पिरिट चाहिए रहता है। अब वो एकदम तेजी के साथ भागता जा रहा होता है, और आगे हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है क्लियर की, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम स्पिरिट को अपने कब्जे में पा लिया था धोखे से, समझे? और फिर बहुत ज्यादा तबाही भी मचा दी थी। सो इसके वजह से सब लोग उसे क्वीन ऑफ कैलमिटी भी बुलाया करते हैं। हालांकि उसने सभी लोगों को धोखा दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी क्लियर, उसका ही पास्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अरीना में सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, मगर लड़ाई के बीच में यही रहता है कि वो क्लियर ही है जिसके पास कोई भी स्पिरिट नहीं रहती है, और वहां पे वो स्पिरिट से लड़ रही होती है ताकि एक स्पिरिट को जीत सके। और बाकी सब लोग से लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। सब लोग उसका मजाक तो उड़ाते हैं, साथ ही साथ उसे उसकी बहन के नाम से भी चिढ़ाते हैं, जो उसकी बड़ी बहन रहती है, कैलमिटी क्वीन के नाम से बुलाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी धोखेबाज थी। और यहाँ पर जो क्लियर रहता है उसका मनोबल काफी ज्यादा गिर रहा होता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर इतना ज्यादा पीयर प्रेशर रहता है, और ऊपर से वो लोग उसकी बहन का नाम लेकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। और क्लियर को काफी गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि उसका नाम मत लो, वो कोई धोखेबाज नहीं है। और यहाँ उसकी आंख में पूरा एकदम आंसू आ चुके रहते हैं, तो वो सोचती है स्पिरिट का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो स्पिरिट का इस्तेमाल करती है जो कि डार्क स्पिरिट रहती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उस स्पिरिट के मुकाबले जो बाकी सारे स्पिरिट रहते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब जो अच्छे स्पिरिट रहते हैं वो भी बुरे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, वो सारे स्पिरिट्स ऑडियंस के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। पूरा एकदम तहलका मच चुका रहता है, सब लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और क्लियर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसका माइंड खुद कंट्रोल हो रहा होता है स्पिरिट के जरिए, जो कि उसकी स्कारलेट ही रहती है, जो कि क्लियर की पुरानी स्पिरिट थी, जो हमें लगा कि वो मर गई, लेकिन नहीं, वो जिंदा है। असल में रेस्टिया ने जो उसे स्पिरिट दिया था उसकी वजह से वो काफी ज्यादा बुरी और ईविल बन चुकी है, और ये ज्यादा पावरफुल स्पिरिट नहीं बनी है, लेकिन ये दूसरे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर लेती है। अब इसी को रोकना रहता है हमारे कमीटो को, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो वो चला जाता है सीधे इसी के पास और उसे उठाने की कोशिश करता है, और कहता है कि देखो ये सब तुमने क्या किया। वो कहती है कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है। फिर उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगता है, किस तरीके से उसकी बहन की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा था। और वो कहती है कि तुम कभी भी समझ नहीं सकते हो कि मैं कितना ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर वो अपना चाबुक बाहर निकालती है और सीधे चाबुक दे देती है उसके मुंह पर, जहां पर कट लग जाता है। वो हाथ बढ़ाता है, इसे लगता है कि वो मारेगा, लेकिन नहीं, ये मारता नहीं है। कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ और मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इसलिए मैं ये सारी चीजें ठीक करूंगा। सो अब दिक्कत की बात ये रहती है कि वो जो स्कारलेट रहती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट में बदल चुकी रहती है, और इसे स्कारलेट को मारना भी नहीं रहता है, समझे? तो अब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये स्कारलेट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। स्कारलेट वही जो क्लियर का स्पिरिट रहता है, तो अब वो कह रहा होता है कि तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा क्लियर। तो जो क्लियर रहती है वो आगे बढ़ रही होती है, और जो हमारी ईएसटी रहती है जो कि ब्लेड में बदल चुकी रहती है, उसे वो कुछ ऐसा ऑर्डर देता है कि ऐसा हमला करो कि जिससे सिर्फ स्कारलेट हल्का फुल्का उसे कुछ डैमेज हो, ज्यादा कुछ डैमेज ना हो जाए। तो किसी भी तरीके से जो हमारा कमीटो रहता है वो उसे हरा डालता है, और बाकी सारे स्पिरिट्स के ऊपर भी उसका पोजीशन हट चुका रहता है, और हमारी प्यारी सी स्कारलेट अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी रहती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट दिख रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली रहती है, मगर इतना ज्यादा कुछ कम नहीं रहता है। रेस्टिया वहां पे आ गई रहती है। रेस्टिया को देख के ये हैरान हो चुका रहता है, कहता है रेस्टिया तुम यहाँ पर? रेस्टिया कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, हालांकि तुम अभी भी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं हो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सो ये जो इविल स्पिरिट रहता है वापस से ऊपर पे फायर करती है, और जो स्पिरिट इस टूर्नामेंट का प्राइस के तौर पर था उस पर कब्जा कर लेती है, समझे? सो वो जो स्पिरिट रहता है अब वो रेस्टिया के कब्जे में आ चुका रहता है और काफी बुरा बन चुका रहता है। और वो कहती है कि मैं ये तुम्हारे डिजायर के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि तुम्ही ने कहा था। यहाँ पर इसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि आखिर इसने ये सारी बातें कब कही थी, लेकिन रेस्टिया कहती है कि ठीक है कमीटो, फिर मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल बन पाओगे। कमीटो एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और क्लियर कहती है कि आखिर यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहो, हमें उस स्पिरिट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्पिरिट रहती है बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिट अब बदल चुकी रहती है। और फिर वो उसे ले आती है और कह रही होती है कि मुझे तुम उस लड़की से अपना रिश्ता बताओ। तब ये बताता है कि वो रेस्टिया है, वो मेरी पहली स्पिरिट हुआ करती थी। फिर उससे ज्यादा कुछ याद बिल्कुल भी नहीं रहता है,
क्लियर कहती है कि हमें इस स्पिरिट को रोकना पड़ेगा, अगर हमने इस स्पिरिट को नहीं रोका तो ये पूरे शहर में तबाही मचा डालेगी। लेकिन अब यहाँ पे इसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होता है, कमीटो को एकदम बिल्कुल भी जोश नहीं रहता है, उससे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। मगर क्लियर उससे कह रही होती है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे शहर में तबाही मचा डालेगी। मगर जो कमीटो रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका रहता है। तब क्लियर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो उसे बहुत ही जोरदार किस कर देती है। किस करने के बाद कहती है कि अभी ये सब जो कुछ भी हुआ तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे, ये मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बस एक बार किया है और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद ये दोनों एकदम रेडी हो चुके रहते हैं और हमला करने के लिए जा रहे होते हैं स्पिरिट के ऊपर। हालांकि जब ये हमला कर रहा होता है तब क्लियर को देखकर उसे कुछ याद आ रहा होता है। क्लियर को लग रहा होता है मैंने ये मूव्स पहले भी कहीं देखे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर की तरह अपने मूव्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी वॉरियर था पहले के ज़माने में। मगर अब वो कहीं विलुप्त हो चुका है और उसी के मूव्स जैसा ये चाल चल रहा होता है और इसने हरा भी दिया रहता है उस स्पिरिट को। हालांकि वो चाल चलने के बाद ये बेचारा खुद भी बेहोश हो गया था। लेकिन क्लियर कह रही होती कि कितना ज़्यादा मासूम दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो लगता है हमारी क्लियर को इसके ऊपर दिल आ चुका है। और दूर से इन्हें एक बंदा भी देख रहा होता है जिसके रेड हेयर रहते हैं पूरी तरीके से। सो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आंखें खुल जाती है। ये देखता है कि यार मैं बेड पर हूँ और यष्टि भी साथ में ही रहती है, वापस से नंगी पुंगी रहती है। और फिर यहाँ इधर ये सभी लोग आ रहे होते हैं और ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि चलो चलते हैं उसे देखने के लिए। तो वो लोग जब आते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कि ये क्या, क्लियर ने पहले उसे चाबुक से बांध के रखा है, क्योंकि ईएसटी वहां पर ऐसे रहती है बिना कपड़ों के। और फिर वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं रहता है। ईएसटी कहती है ये मेरे मास्टर है और मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। क्लियर कहती है कि ये छटकी चल हटो यहाँ से, अगर नहीं हटोगी तो तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। और फिर सब लोग तैनात रहते हैं। अरे पेन से क्यों मार रहे हो भाई, पेन से तो हेडशॉट लग जाएगा। और हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि फाइनली आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, रेन एशबेल। असल में ये कमीटो का प्रीवियस नेम है। 3 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। तो यहाँ हमें रे को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है किसी मॉन्स्टर से बच के। लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल रहता है तो वो अपनी स्पिरिट को बुला लेती है बाहर, मगर उसका स्पिरिट भी कुछ काम नहीं आता और वो काफी ज्यादा थक चुकी रहती है। तब उसे बचाने के लिए आ चुका रहता है कमीटो यहाँ पर। और कमीटो को वो देख के हैरान हो गई रहती है, क्योंकि ये एक लड़का रहता है और कोई लड़का एक एलिमेंटल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। हालांकि कमीटो बहुत तेज रहता है, उसने मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन उसके हाथ में जो ब्लेड था ये वही सेम ब्लेड रहता है जो रेन एशबेल इस्तेमाल करती थी। और रेन एशबेल एक बहुत ही फेमस लड़की थी और ये जो ब्लेड है वो रेस्टिया रहती है, पहले का बात रहता है ना। तो रेस्टिया तो कह रही थी मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे इससे सीक्रेट पता चल गया है कि रेन एशबेल कोई और नहीं बल्कि हमारा कमीटो रहता है। और कमीटो भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मुझे ये सब जानबूझ के करना पड़ रहा है। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतने दिनों से एक लड़का रेन एशबेल है। और फिर वो उसे समझाता है, तब वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है और जान बचाने के बदले मैं इतना तो जरूर कर ही सकती हूँ। सो अब इसे इस जंगल से बाहर निकलना रहता है। तो हमारा कमीटो कहता है आ जाओ मेरे पीठ पे आ जाओ। तो वो उसे पीठ पे ले जा रहा होता है और फिर एकदम सामने में छोड़ देता है। कहता है कि मेरा अभी भी एक मैच बाकी है, तो मैं मैच खेलने के बाद आऊँगा। और वो कहती है कि हम लोग वापस से मिल सकते हैं। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग जरूर मिलेंगे, मैं मैच खेलूंगा उसके बाद मिलेंगे वापस से। मगर वो लोग मिलते नहीं और सीन प्रेजेंट में आ गया था। सो अब यहाँ जो रे रहती है वही स्कूल में आ गई थी और कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो क्या हुआ, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ पे कमीटो की आंख भी खुल चुकी रहती है। 1 हफ्ते बाद उसकी नींद खुली थी और अचानक से ये आ जाता है ईएसटी के छोटे छोटे तरबूजों का दबा डालता है और कहता है कि तुम वापस से ऐसी क्या कर रही हो, कपड़े पहनो। तो वो कहती है चिंता मत करिए मैंने सॉक्स तो पहने हुए हैं। वो कहता है कि नहीं सॉक्स से काम नहीं चलने वाला है, चुपचाप पहनो। और फिर वो आगे इसे किस कर लेती है हल्का सा और कहती है और भी कुछ दूं क्या। लेकिन वो कहता है कि नहीं 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 बहुत छोटा है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्लेयर रहती है वो आ जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, ये दोनों ठरकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर वो क्लेयर को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है नीचे का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारा, काफ़ी विजिबल है, आज तो तुमने पहना ही नहीं। और ये सुनने के बाद क्लियर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसके बाद अपने प्यारे बिल्ले को कहती है हमला करने के लिए। और फिर क्या था भाई, हमला हो जाता है बहुत ही खतरनाक। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इनका मैच होने वाला था। हालांकि टीचर बता रही थी कि ये अगर तुम लोग मैच जीत जाते हो तो इससे तुम लोग के स्कूल पॉइंट्स काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन खेलने के लिए 5 लोग चाहिए रहते हैं एक टीम में और ये लोग तो सिर्फ 2 ही रहते हैं। क्लियर कह रही होती चिंता मत करिए, हम लोग दोनों ही काफी हैं इन सभी लोगों के लिए, तो डरने की कोई बात नहीं, हमारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मगर टीचर कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम दोनों अकेले बहुत सारे लोगों को संभाल पाओगे। और फिर वो ऐसे ही प्रवचन देते जा रही होती क्योंकि मेनली 5 लोग चाहिए रहते हैं मगर इनकी टीम में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब काफ़ी ज़्यादा क्लियर गुस्सा होती है, कह रही होती है कि हम लोग जीतते जीतते हार गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज थे फिर भी हम लोग हार गए। कमीटो कहता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, बात यह है कि हमारा टीम वर्क अच्छा नहीं था। क्या होता है कि ये लोग दूसरे टीम के सारे मेंबर्स 4 मेंबर्स को हरा देते हैं, मगर लास्ट में जो एक मेंबर बचती है
जो 5th मेंबर रहती है, वो एक मैजिक से अपना एलिमेंटल को बाहर बुला लेती है। और असल बात ये है कि इन दोनों का टीममेट नया नया रहता है, तो इन दोनों का टीममेट कुछ ज़्यादा चल नहीं पाता है, तो ये दोनों हार गए रहते उस मैच को, और इसीलिए टीचर ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से सुना दिया रहता है। और फिर इन लोग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि हम लोग हार गए हैं, तो इन्हें पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, समझे, पॉइंट्स चाहिए तभी जाके ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब सोच रहे थे कि किसे हम लोग बुलाएं अपनी टीम में, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, 3-4 होते हैं तो ज़्यादा हो जाता। तब तक रिन आ चुकी रहती है यहाँ पर, और फिर वो कहती क्या कर रहे हो, और तब इसकी मेट कुछ कहती है तो रिन उसे डांटती है। और फिर यहाँ पे जो हमारी रिन रहती है, ये लोग पूछते हैं रिन के बारे में उससे, टीम के, कि तुम्हारी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है। तब रिन कहती है कि ओ मेरी टीम नहीं, मैंने कोई मेरी टीम नहीं बनाई है। असल में बात यह है कि मेरे कुछ खास लोग नहीं बन रहे थे, मेरा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तो मेरे जैसे कुछ लोग मिल नहीं रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी टीम बनानी चाहिए। यहाँ पे ये लोग खुसुर खुसुर कर रहे होते हैं, क्या रिन सचमुच ऐसा कर सकती है। और फिर क्लियर उससे अच्छी तरीके से पूछती, तब रिन कहती कि हाँ यार, वो लोग मेरे लेवल के नहीं थे, वो लोग काफ़ी लो लेवल के थे। तब उसकी मेट बताती है कि बात तो ऐसी है कि इनका घमंड, इनकी वजह से इनका टीम स्प्लिट हो गया और ये अकेले पड़ चुकी है। तो जो हमारी रिन रहती है वो सही बोले तो हमारी कमीटो की टीम में ज्वाइन होना चाहती थी, और ये बात साफ साफ कमीटो को पता चल रही होती है। और रिन कह रही होती है कि देखा जाए कोई मेरी टीम में आ सकती है। तब ये बोलता है क्लेयर से कि ये हमारी टीम में आना चाहती है, मगर क्लेयर साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि एक तो रिन कमीटो को पसंद करती थी, ऊपर से रिन इतनी ज़्यादा सुंदर है कमीटो फंस भी सकता है, इसलिए क्लियर बार बार मना कर रही होती है। और फिर ये कहती है कि तुम लोग को किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे आसपास अवेलेबल हो खाली। फिर दोनों अपने में ही लड़ने लगते हैं कि कौन किसकी टीम में आने वाला है। तब यहाँ पे आ चुकी रहती है हमारी एलिस, और एलिस कहती है कि तुम लोग ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। यहाँ पे ये कमीटो कहती है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे, और सारी लड़कियां कह रही होती कमीटो ने तो इसे भी अपनी जाल में फंसा लिया, डिसिप्लिनरी को भी अपनी जाल में फंसा लिया, कमीटो तो बहुत बड़ा ही प्लेयर माना जाता है, हाँ लगता है इसका रात कभी भी ऐसे जाता नहीं है। और फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि क्लियर क्लियर कहती है कि मैं इसे नहीं जाने दूंगी, और ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। असल में क्लियर की बहन के जाने के बाद उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो क्लियर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एलिस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हूँ, तुम नहीं आना चाहते हो तो। वो जाते जाते ये भी बोल देती है कि प्रिंसिपल तुम्हें बुला रही है, और हाँ एक बार जाते जाते प्रिंसिपल से तुम जरूर मिल लेना, वरना मेरी ढकी टिकी हो जाएगी। आगे हम जाते हैं, वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल कहती है कि तुम पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो रहे नैशबेल। वो कहता है कि अरे यार तुम भी ना क्या कह रही हो। तब वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, कोई ऐसा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। और हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारी रे ही रहने वाली थी, समझे, मतलब वही न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर ट्रांसफ़र लेके आई रहती है। फिर रे आती है और उसे पूरी तरीके से निहार, वो उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है मैंने पहली बार किसी लड़के को एक एलिमेंट के तौर पर देखा है। और फिर जो हमारी प्रिंसिपल रहती है वो बताती है कि तुम्हें इनका बॉडीगार्ड बनना है, और ये असल में एक प्रिंसेस है, जिसे सुन के वो हैरान था। पता चल गया था कि रे एक प्रिंसेस है, तो वो उसके सामने झुक जाता है, मगर रे उससे कहती है कि अरे झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक लॉस्ट क्वीन हूँ। हालांकि जो रॉयल फैमिली है उसने निकाल दिया है रे को, क्योंकि वो क्वीन नहीं बनना चाहती थी, उसे उस पोजीशन पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल में अब आई रहती है दाखिला करवाने के लिए। और जो हमारा कमीटो रहता है, अब इसका नॉर्मल एक बॉडीगार्ड भी आप कह सकते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इसमें चलने वाली है, इसलिए जो प्रिंसिपल रहती है कह रही होती है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और तुम्हें इनकी सारी बात माननी पड़ेगी। असल में आपको पहले से याद होगा, क्लेयर की जो बहन है वो प्रिंसेस ऑफ कैलमिटी थी, और वो उसने जब धोखा दे दिया था तो लॉर्ड को शांत करवाने के लिए इसे क्वीन बना दिया गया था। हालांकि ये एक टेम्पररी क्वीन बनी है और फिर अब इसे हटा दिया गया है, तो अब ये यहाँ पर नॉर्मल ऐसे क्लासेस करने वाली है। तो और तब तक एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे जो टीचर रहती है मिशन के बारे में बता रही होती है कि कैसे एक जो बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है जो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव है, तो उसे रोकना है, और ये एक एस रैंक का मिशन भी हो सकता है। लेकिन कमीटो को ये नॉर्मल लग रहा होता है सुनने में, मगर वो लोग बताते हैं कि ये काफ़ी टफ मिशन है, और कहते हैं कि ठीक है जाओ अब जाके रे को उसका कमरा दिखा दो। तो वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पे टीचर कहती है आपको पता है ना रे ने चीटिंग की थी एग्जाम में। तब प्रिंसिपल कहती है कि हाँ मुझे पता, उसने स्कूल में आने के लिए चीटिंग की है, लेकिन वो तुम्हें पता है ना जब वो कितनी छोटी थी तब उसे प्रिंसेस के तौर पे चुना गया था, तो मुझे लगता है कि लक हमारी साइड है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये उसे थोड़ा सा टीज कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे रेन एशबेल कह के नाम बुलाती है और कुछ कुछ पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ बाकी लड़कियाँ कह रही होती है कि वाह ये तो सचमुच बेड का डीमन लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे वो उसके क्लोज जा रही होती है। वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, वो उसे रेन एशबेल कह के फिर से बुलाती है, मगर इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। तब वो कहती है क्या तुम सचमुच भूल गए हो। अब क्लियर इन दोनों को यहाँ देख लेती है और उसे देख के काफी गुस्सा आता है। तब वो कहता है कि नहीं 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 तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जो क्लियर है वो तो क्लियर है। क्लियर कह रही होती है कि नहीं मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि पहले से ही हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हम लोग अब इसे नहीं रख सकते अपने साथ में। मगर फिर कमीटो कहता है कि अरे
तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, कौन है, बस हम दो हैं और हमारे साथ में ईएसटी है जो कि एक स्पिरिट है और तुम्हारी एक स्पिरिट है और मैं भी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ, तो हम लोग का तो यहाँ इस घर में कुछ गिनती नहीं होने वाला है, तो तुम और रे ही रहोगी एक तरीके से यहाँ पर। अब क्लेयर उसकी इस चतुराई को देख के काफी हैरान हो जाती है और रे कहती कि क्या तुम कोई कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हो। तब क्लेयर उसे अच्छी तरीके से समझा दी कि हाँ ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और फिर जो हमारी रे रहती है वो कहती है तो तुम लोगों ने किस भी किया होगा। यहाँ पे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के साफ साफ लग रहा होता है कि वो गुस्से में है और कमीटो शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो कहती है चलो हम दोनों एक मुकाबला करते हैं। क्लियर एकदम रेडी हो जाती, कहती कि ठीक है मुकाबला करना चाहती हो तो चलो मुकाबला करते हैं अभी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने कब कहा लड़ने का मुकाबला हम लोग करेंगे। ये लोग कुछ और ही मुकाबला करने वाले थे और ये मुकाबला लड़ने का नहीं होता, ये खाना बनाने का मुकाबला रहता है, तो जो अच्छा खाना बनाएगा वही यहाँ पे जीतने वाला है। हालांकि ये जला हुआ खाना क्लियर का रहता है और सब खा भी रहे होते हैं, खास करके उसका फायर स्पिरिट खा लेता है क्योंकि उसे खाने का कोई टेस्ट समझ में नहीं आता है और इन लोग को खाना बहुत गंदा लगता है। उसके बाद रे का खाना आता है और वो लोग इतने प्यार से और मजे से खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि क्लेयर को भी इसका खाना काफी अच्छा लगता है, तुरंत ही वो खा लेती है। अब इसके बाद जब हमारा कमीटो नहा रहा होता है तब तक वहाँ पे रे आ चुकी रहती है जो कि ऐसी ही रहती है और कहती है कि पहली बार मैंने अपनी बॉडी किसी लड़के को दिखाई है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है। कमीटो उसे रोक ही नहीं पा रहा होता है, वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और कह रही होती है कि मुझे शर्म आ रही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा उससे चिपक रही होती है और कहती है तुम मुझे क्लियर के कुछ सीक्रेट्स बता सकती हो। तब तक क्लियर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं इसके नहाने मदद कर रही हूँ। तब क्लियर कहती है कि मैं भी मदद करूंगी। फिर दोनों साथ मिलकर नहला रहे होते हैं और जब साथ मिलकर इसे नहला रहे होते हैं तब जो रे रहती है उससे क्लेयर के हाथ में एक निशान दिख जाता है जो कि उसके स्पिरिट का निशान रहता है और वो कहती है कि ये निशान तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी रहती है और हमारा कमीटो साफ साफ इस बात को नोटिस करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी और यही कहने के बाद जो रे रहती है वो वहाँ से चली जाती है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये अचानक से क्या हो गया। और फिर ईएसटी आके बताती है कि स्कूल के ऊपर हमला हो चुका है। तो इधर स्कूल में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एलिस की टीम हार गई रहती है क्योंकि ये लोग गार्डिंग टीम रहती है और ये जो बंदा रहता है डीमन लॉर्ड का सक्सेसर रहता है, तो ये यहाँ पे हमला कर देता है। इसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए रहती है, लेकिन तब तक क्लेयर और बाकी सभी लोग आ चुके रहते हैं इसे बचाने के लिए। लेकिन एलिस कहती है कि नहीं, ये हमारा काम है, हम लोग यहाँ के गार्ड्स हैं, तुम लोग चले जाओ। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी रहती है और उसके साथ ही भी, इसलिए कमीटो कहता है चिंता मत करो, हम लोग इसे संभाल लेंगे। और वो कहता है अच्छा फाइनली तुम आ ही गए। और फिर वो जो बंदा रहता है जो डीमन लॉर्ड का सक्सेसर रहता है उसे जो चीज़ चाहिए थी वो उसे मिल गई रहती है, तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सब लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, हालांकि वो मेन हमारे कमीटो के पीछे ही पड़ा हुआ रहता है और वो कमीटो से कहता है तो रेन एशबेल काफी दिन हो गए। कमीटो सोचता है कि आखिर इसे भी कैसे पता है। कमीटो को यहाँ कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरे पास 72 स्पिरिट्स हैं। तो जो डीमन लॉर्ड था असल में उसके पास 72 स्पिरिट्स थे और ये भी डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है, तो इसके पास भी 72 स्पिरिट्स होंगे। वो कमीटो कह रहा होता है तुम काफी कमजोर हो, लेकिन रे बचाने के लिए आगे रहती है और रे कह रही होती है कि तुम उसे छोड़ दो। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती तब तक वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर कमीटो बीच में आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो काफी ज्यादा थक चुका रहता है और फिर वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो कमीटो, और ये कहने के बाद वो चला जाता है। इन्हें नहीं पता रहता कि आखिर वो बंदा अचानक यहाँ खुलती है। तब तक वहाँ पे कमीटो भी आ चुका रहता है। कमीटो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो कमीटो से पूछती है कि क्या तुम्हारा शोल्डर अब कैसा। वो कहता है कि मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है। और फिर यहाँ पर वो उससे कुछ बात करने लगती है, कहती है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शर्मा भी रही होती है और सोच रही थी मैं तो यहाँ पे इसका यूज़ करने आई थी, लेकिन यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। सो अपने बारे में थोड़ा बहुत वो बताना शुरू कर देती है और कहती है कि वो एक बात है, मुझे तुमसे वो बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। लेकिन तब तक क्लियर आ जाती है और कहती है कौन सी बात करनी है। फिर क्या होता है कि जो हमारा कमीटो रहता है वो एकदम हीरो की तरह यहाँ रे को उठाता है और खिड़की से छलांग मार देता है। आगे हमें रिन को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा कमीटो की चिंता हो रही थी और तब वो देखती है कि ये क्या, ये दोनों साथ में, तो उसे काफी जलन हो रही थी। तो उसकी मेड उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि आप भी ना। तब रिन कहती है मुझे बस उसे अपना सर्वेंट बनाना है। तब तक हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो सोचती है कि कहीं रे का मुझसे बड़ा है इसलिए तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं ना होता है। रिन कहती है कि हाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा छोटा है ना, इसलिए तुम्हारे बिल्कुल अखरोट जैसे हैं। वैसे कुछ लड़कों को छोटे छोटे भी अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ क्लियर। और फिर क्लियर कहती क्या तुम सच बोल रही हो। और वो कहती कि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है पता है, लेकिन इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है और तुम चाहो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम्हारे अखरोट तरबूजे भी बन सकते हैं। तो बोलो इसके बारे में क्या कहना है। मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तब क्लियर मान जाती है, कहती है कि ठीक है जैसा तुम बोलोगी वैसा मैं करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अब मुझे बता दो। तो दोनों एकदम साथ में टीम फॉर्म कर लेते हैं और इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो रे रहती है वो कमीटो को लेकर जंगल में आई रहती है, जहाँ पे वो पूछता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता कि मैं ही रेन एशबेल हूँ। तब वो उसे पिछली बातें बताती है मगर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, तो ये हेयर स्टाइल बना के दिखा रही होती है और तब उसे याद आता है कि ओ तो तुम वही हो। तब वो कहती है कि हाँ तुमने मुझसे वादा किया था कि
तुम आओगे मुझसे मिलने के लिए वापस, लेकिन तुम नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने के लिए वापस आ जाती हूँ। असल में बात यह है कि इसे निकाल दिया गया है क्वीन की पोजीशन से, और ये सब हुआ है क्लेयर की बड़ी बहन की वजह से। तो अब यहाँ पर ये टीम फॉर्म करने के लिए आई है हमारे कमीटो के साथ में, ताकि ये वापस से ब्लेड डांस में हिस्सा ले सके, और अगर ब्लेड डांस में हिस्सा लेगी तो इसे इसका स्पिरिट वापस मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे आपकी एक इच्छा मांगनी रहती है, तो ये उस इच्छा को मांग सकती है, और इसलिए वो इसके पास आई हुई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ही सीक्रेट वाली चीज़ बताती है कि किस तरीके से आप जो अपने अखरोट है उसे बड़ा तरबूजा में बना सकते हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही केपेबल है, ये लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो तुम लोग ऐसी कोशिश बिल्कुल ही मत करना, सोचना भी मत, वरना बहुत ज़्यादा ही दर्द में रहोगे ज़िंदगी भर के लिए। और ये सुन के क्लेयर को भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्या सचमुच इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे? वो कहती है कि हाँ ज़रूर बड़े हो जाएंगे। तब आगे हमें रे को दिखाया जाता है जो कहती है तो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी, तुम गुस्सा तो नहीं ना? वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ मैं। फिर वहाँ पे जो एलिस के साथी होते हैं वही आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब रे कहती है तुम्हें पता नहीं है एक हंसों का जोड़ा यहाँ पे अकेले में क्या करता है? कुछ नहीं, गुटरगू कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। एलिस गुस्सा होकर कह रही होती है कि नहीं तुम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे स्कूल में ये सब अलाउ नहीं है। तब उसके साथी कहते हैं कि ओ छोड़ो भी यार, तुम कुछ ज्यादा ही इसे लेके चिंतित रहती हो कमीटो को लेके। अभी देखो हमें जियो को ढूंढना है, जियो वही बंदा जिसने डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। वो लोग सारी प्लान के बारे में बता रहे होते हैं किस तरीके से हमारे ग्रुप की बेइज्जती हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। सो कमीटो कहता है कि हम भी चलेंगे, लेकिन वो लोग मना करते हैं, मगर कमीटो उससे कहता है कि नहीं मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में, मैं और मेरी टीम हम सब चलेंगे उस जगह पर। आगे हमें दिखाया जाता है क्लेयर को जो सोचते हुए शर्मा रही होती है, क्या जो उसने बोला बिल्कुल सच है कि अगर मैं कमीटो से बोलूँ कि वो मेरे अखरोट को रब करे तो क्या वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा? वैसे मैंने भी एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने भी सुना है, जेन्युइन बात है भाई, लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है। किसी ने ट्राई किया है तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो यही वो इमेजिन कर रही थी, तब तक कमीटो आ जाता है। अब कमीटो देखता है कि वो क्या कर रही थी, तब शर्मा के भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं, मगर फिर जो रिन रहती है वो भी साथ में जाने वाली रहती है। कमीटो पूछता है ये क्यों जाएगी साथ में? क्लियर कहती है क्योंकि इसने मुझे बहुत ही अच्छा तरीका बताया है और हमारे बीच में एक सीक्रेट है, इसलिए ये भी हमारे साथ में चलेगी, और ये काफी इंटेलिजेंट भी है। कमीटो को समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ इससे इसका घोड़ा नहीं संभाला जा रहा होता है, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम प्रिंसेस हो फिर भी तुमसे घोड़ा नहीं संभाला जाता है। तब वो कहती है प्रिंसेस हूँ, घोड़ा गाड़ी थोड़े ना चलाने आता है मुझे, और ये सब मेरे स्कूल ने नहीं सिखाया। फिर यहाँ पर ये लोग अखरोट और तरबूजे को लेके बात करने लगते हैं। कह रहे होते क्लियर का अखरोट बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ जो रे रहती है उसका सबसे बड़ा रहता है, लेकिन रिन का एकदम मीडियम रहता है। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है, और रे ने शायद जानबूझ के कहा कि उसे घोड़ा गाड़ी नहीं चलाने आता है, देखो क्योंकि ये पीछे बैठ गई रहती है हमारे कमीटो के। अब फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच गए रहते हैं जहाँ पर जो जियो रहता है वो सील को आजाद करने की कोशिश में था, लेकिन अभी ये लोग उस जगह पे नहीं पहुंचे हुए रहते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा अंदर है और इस जगह को देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ रिचुअल परफॉर्म किया गया है। रे ऐसा कह रही होती है और कहती है कि हमें जल्दी अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर से पूरा भूकंप आ रहा है, इसका मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी है एलिस और जियो के बीच में। सो ये लोग यहाँ से उस जगह भागना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एलिस की टीम को जियो ने हरा दिया रहता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है और कह रहा होता है तुम तो एकदम बच्चे की तरह हो, और बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ही हरा रहा होता है। लेकिन तब तक बाकी सब मेंबर्स आ गए रहते हैं और फिर क्या, यहाँ पर वो कमीटो का इंतजार कर रहा था। ये एक स्मोक स्क्रीन रहता है, लेकिन ये अपने चारों तरफ एक एयर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, इसीलिए स्मोक स्क्रीन का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। फिर एलिस को गुस्सा आता है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके स्मोक स्क्रीन को हटा डालती है। अब आता है कमीटो उसके ऊपर हमला करने के लिए, और फिर एलिस से पूछ भी रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा टफ हो गई रहती है, मगर दोनों बंदे एकदम पूरे जोश में रहते हैं। और जियो भी कह रहा होता है मैं दिखाऊंगा कि आखिर डीमन किंग का असली सक्सेसर कौन है, मैं हूँ असली सक्सेसर, तुम नहीं हो कमीटो। हालांकि कमीटो उसकी बात सुनता नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और फिर दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एकदम एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं ही हूँ डीमन किंग का असली सक्सेसर, लेकिन कमीटो उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है। वो आपस से एक और स्वॉर्ड लाता है और ये हर स्वॉर्ड अलग अलग स्पिरिट्स रहती है। फिर क्लियर भी साइड में मदद करती है लेकिन ज्यादा कुछ मदद कर नहीं पाती। और फिर आता है जोरदार धमाका यहाँ पर, लेकिन कुछ ज्यादा होता नहीं है। और फिर ये अपने अर्थ स्पिरिट का इस्तेमाल करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ रिन को भी यहाँ पर बांध डालता है अपने अर्थ स्पिरिट से, तो वो कहीं भी नहीं भाग सकती थी। उसके बाद ये हमला करता है लेकिन इसका पावर खत्म हो जाता है, तो स्वॉर्ड छोटा हो गया था। फिर क्या था, ये एक बहुत ही बड़ा एरो मार देता है और सीधे एरो से लग जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुम में और मुझ में फर्क क्या है? तुम अपने दोस्तों के लिए लड़ते हो लेकिन मैं नहीं, इसलिए तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, मगर मैं नहीं, और मैं ही हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल। अब यहाँ पे कमीटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई रहती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो आ जाती है रे बीच में और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्राउन प्रिंसेस। और फिर एक बहुत ही स्पेशल चीज को बाहर निकाल देती है और कहती है कि ये सारे डार्कनेस को खत्म करेगी। बहुत तेज लाइट और काफी बड़ा यहाँ पे धमाका होता है। इतनी देर में जियो वहां से भाग गया था। अब यहाँ जो रे रहती है वो
काफ़ी थक गई रहती है और हमें पता चलता है कि जो रे का बड़ा बड़ा तरबूजा रहता है वो भी नकली रहता है। क्लियर ने साफ साफ देख लिया था और आगे हमें ये भी पता चलता है कि वो एक स्पेशल टाइप का स्टोन था जिसकी वजह से उसने अभी के लिए तो जियो को हरा दिया है, लेकिन ये स्टोन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वो किसी को नहीं दिखाना चाहती थी कि उसके पास कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट नहीं है। असल में उसने क्लियर की बहन की वजह से अपना कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बहुत पहले ही खो दिया था, इसलिए वो ब्लेड डांस में हिस्सा लेना चाहती है क्योंकि ब्लेड डांस में हिस्सा लेने के बाद उसे एक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट मिल जाएगा। और यहाँ जिस स्टोन का इसने इस्तेमाल किया था उसी स्टोन का इस्तेमाल इसने एग्जाम में पास होने के लिए भी किया था ताकि वो स्कूल में आ सके। क्लियर पूछती है आखिर तुम स्कूल में क्यों आना चाहती थी, तब ये काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहती है क्योंकि वो कमीटो की वजह से मैं स्कूल में आना चाहती थी। क्लियर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। कमीटो कहता है कि ये ज़रा शांत रहो और फिर वो उसे बताना शुरू करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ब्लेड डांस में हिस्सा ले सकती हूँ ताकि मैं कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट। तब वो कहती हमारी जैसी लो रैंक टीम में। फिर वो कहती कि हाँ क्योंकि एक कालमिटी क्वीन की बहन है और एक मेल एलिमिस्ट है तो कोई मुझ पे शक क्यों करेगा क्योंकि मुझे भी तो क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग की टीम एकदम परफेक्ट बैठेगी और कोई भी हम पे आराम से भरोसा कर लेगा। क्या क्या कहती हो। क्लियर कहती है कि अच्छा ठीक है, मगर यहाँ दिक्कत की बात ये रहती है एलिस कह रही होती है कि हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, मगर मैं लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मेरा पैर पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है और जो रिन रहती है वो भी लड़ने की हालत में नहीं रहती। इसका मतलब यही 4 रहते हैं, ईस्ट को जोड़ के भी ये 4 हो जाते हैं। ईस्ट कहती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ कि आखिर वो कहाँ पे गया होगा, लेकिन मेरे सर पे तुम्हें हाथ रखना पड़ेगा। किलो को जलन हो रही होती है क्योंकि वो ईस्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार से पेश आ रहा होता है जो कि इसे अच्छा नहीं लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है, ये कहती है कि ठीक है तुम लोग अच्छी तरीके से जाना, अब तुम लोग के ऊपर है। दूसरी तरफ जो चियो रहता है वो आगे रहता है रेस्टिया के पास में। रेस्टिया कहती है कि तुम में उतना दम नहीं है, असल में जो डीमन लॉर्ड का सक्सेसर है वो कमीटो ही है, मैं तो तुमसे कह ही रही हूँ। लेकिन जियो काफी गुस्से में आ जाता है, कहता है कि नहीं मैं हूँ सबसे ताकतवर, मैं ही बनूंगा उसका सक्सेसर, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है, मैं ही हूँ डीमन लॉर्ड का सक्सेसर। वो कहती है कि ठीक है चलो देख लेते हैं। आगे ईएसटी थोड़ा भूल गई रहती है क्योंकि जब वो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की थी ना बहुत बार ये आ चुकी रहती है मगर बहुत साल हो गए रहते हैं इस जगह में आए हुए उसे, तो थोड़ा सा ये रास्ता भटक जाती है तो इन्हें काफी लंबा ऐसे थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा होता है। मगर फाइनली उसने ढूंढ लिया रहता है वो जगह जहाँ पे रिचुअल होने वाली रहती है और इसने दरवाजे को भी खोल दिया रहता है। तो वो कहता है शाबाश ईएसटी तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तो अंदर में एक बहुत ही बड़ी सी नदी रहती है, यहाँ जो नदी रहती है तो रे कहती है कि मैं नहाऊंगी उसके बाद रिचुअल परफॉर्म करूंगी। तो क्लियर भी नहा रही होती है। अब ये दोनों नहा रहे होते हैं और फिर वो उसे बात बताती है जो रिन ने उसे बताई थी कैसे अखरोट पे ऐसे मसाज किया जाए तो वो बड़ा हो सकता है, लेकिन रे कहती है ये सब फालतू बात है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब वो भी बड़ा हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और बाहर में पहरा दे रहे होते हैं ईस्ट और कमीटो। ईस्ट कह रही होती है क्या हुआ तुम उनकी बातें सुन के तुम्हारा ठरक जाग रहा है क्या। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो। लेकिन अचानक से इन्हें महसूस हो जाता है कि जियो वहाँ पे आ चुका रहता है, इसलिए वो तुरंत ही ईस्ट को स्वॉर्ड बनने के लिए कह देता है। जियो भी आ गया रहता है अपनी नई पावर्स के साथ में, लेकिन इन लोगों ने भी सुन लिया रहता है, ये लोग भी पूरी तरीके से रेडी रहते हैं यहाँ पर कमीटो की मदद करने के लिए। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है। वो ब्लेड तोड़ देता है और इस बार बड़े आराम से उसे हरा देता है, मगर इतना काफी नहीं रहने वाला था क्योंकि दोनों ने एक ही स्कूल से इंस्ट्रक्शन लिए रहते हैं और दोनों की ट्रेनिंग भी बिल्कुल डीमन लॉर्ड के सक्सेसर जैसी हुई रहती है। हालांकि कमीटो को पता लग गया रहता है कि इसके पास जितने भी स्पिरिट्स है, क्योंकि ये एक से ज्यादा स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता था, तो ये सब इसके अपने स्पिरिट्स बिल्कुल भी नहीं है, ये जानबूझ के उन स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही कंट्रोल कर रहा है, समझे। लेकिन फिर लास्ट में तो वही भारी पड़ चुका रहता है हमारे कमीटो के ऊपर और कमीटो को फिर से चिढ़ा रहा होता है कि उस लड़की की वजह से मुझे ये स्टोन मिल गया, मैं और भी स्पिरिट्स को कंट्रोल अप कर सकता हूँ और मैं ही हूँ डीमन लॉर्ड का ट्रू सक्सेसर। और कमीटो कहता है इतना जल्दी खुश बिल्कुल ही मत हो क्योंकि क्लियर आ चुकी रहती है और कहती है कि टीम स्कारलेट अभी भी जिंदा है। स्कारलेट इनकी टीम का नाम रहता है। और फिर आ गई रहती है रे, और रे यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। जब वो रिचुअल यहाँ पे परफॉर्म करती है तो क्या होता है, जितने भी स्पिरिट्स उसके बॉडी के अंदर रहते हैं वो सारे अनकंट्रोल हो जाते हैं और अनकंट्रोल होने के कारण उसे बिल्कुल भी महसूस कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। यहाँ वो एकदम ओवरलोड हो चुका रहता है एक तरीके से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका रहता है। और रेस्टिया भी आ गई रहती है। रेस्टिया को देख के सब हैरान हो चुके रहते हैं। क्लियर कहती है ये तो वही है जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था, और फिर हमें पता चलता है कि ये सब रेस्टिया ने किया है, रेस्टिया की वजह से ये सब हुआ है। रेस्टिया यहाँ इस जगह के स्पिरिट को कंट्रोल करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है, वो उसका कोई प्लान रहता है मगर क्यों ये नहीं पता रहता है। रेस्टिया कहती है मैंने पहले कि तुमसे कहा था तुम काफ़ी कमज़ोर हो, मगर जियो कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसे एकदम शांत करा सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। वो कहती है चलो देखता हूँ कि आखिर क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वजह से कहीं कमीटो अपनी फुल पावर में आ जाए तो अच्छी बात है, और यही रेस्टिया का मेन प्लान रहता है।
सो ये बिल्कुल भी देरी नहीं करती और तुरंत ही इसकी स्वॉर्ड बन चुकी रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड बन चुकी है। अब यहाँ दोनों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो रे के ऊपर हमला करता है, मगर ये बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। अब रे सोच रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट लव है और मैं अपने लव को ऐसे मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। सो फाइनली यहाँ पर वो अपने स्पिरिट का इस्तेमाल करती है। वो अपने होली स्पिरिट का इस्तेमाल करती है, जो कि एक एंशिएंट स्पिरिट रहता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नाइट भी रहता है। तो वो आ गया रहता है जियो के सामने और फिर दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है भाई साहब, बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई होती है। और अगले पल यहाँ पे इसकी आँख खुलती है रूम में। इसे कुछ समझ में नहीं आता है। रे इसके बगल में रहती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा स्पिरिट शेयर किया है ताकि तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। अब किस तरीके से किया ये नहीं बताती है और ये भी बोलती है कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो कहता है कि क्या सीक्रेट है। वो कहती है पास में आओ, लेकिन पास आते आते ये उसे किस ले लेती है। अब दिक्कत की बात ये रहती है कि क्लेयर ने ये सब देख लिया रहता है और फिर होता है तांडव। बहुत ही बुरी तरीके से तांडव हो जाता है। 3 साल पहले के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ रेन एशबेल एलिस की बहन से यहाँ पे लड़ाई कर रही होती है और एलिस ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन से भी ज्यादा ताकतवर कोई होगी, मगर रेन एशबेल वहाँ पे रहती है। और आप सबको पता है रेन एशबेल कौन है। और जो रेन एशबेल रहती है बड़े आराम से उसकी बहन को हरा देती है और उस दिन से वो उसकी रोल मॉडल बन गई है और एलिस उसी की तरह बनना चाहती है। प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे हमारा कमीटो उठता है और देखता है कि ओ माय गॉड, आज तो कोई भी नहीं है मेरे बेड के नीचे। हो चलो आज तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग यहाँ चॉकलेट बना रहे होते हैं। असल में ये चॉकलेट बना रहे होते हैं बहुत ही स्पेशल ट्रीट के लिए और बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा कमीटो रहता है। और खास करके रे ऐसा चॉकलेट बना रही थी जिसकी वजह से वो सो जाए, साथ मिलकर सोए, वैसा चॉकलेट बना रही होती है। तो दोनों के बीच में बैटल हो रही होती है। तब तक वो आ चुका रहता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। तब वो लोग बताते हैं कि स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, तुम्हें तो उस फेस्टिवल के बारे में पता है ना। वो कहता है कि हाँ, उसमें लड़कों को चॉकलेट दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो स्कूल में कोई ऐसा लड़का है नहीं, अरे सिर्फ मैं ही हूँ। और हाँ, तुम लोग किससे चॉकलेट देते हो। तब बोलती है क्लेयर कि हम लोग एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। तो कहता है तुम्हारे कोई दोस्त हैं भी या फिर नहीं है, तुम तो हमेशा अकेली रहती हो। तब क्लेयर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि हाँ मेरे दोस्त हैं ना, और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तुम्हें क्या पता है। और वो कहता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है चलो मैं देखता हूँ। और फिर वो उसे अपना चॉकलेट टेस्ट करने के लिए देती है, मगर वो खाता नहीं है। और फिर जो रे रहती है वो कहती है कि ये लो यहाँ से चॉकलेट खाओ। वो बहुत ही स्पेशल जगह दिखाती है। तब तक ईस्ट आ चुकी रहती है, उसने तो पूरा चॉकलेट से लिख दिया रहता है और कहता है कि ईट मी, वहाँ पे लिखा हुआ वैसा रहता है भाई। और वो लोग देख के कुछ ज़्यादा ही ठरकपन जाग चुका रहता है। कमीटो का नहीं जागता है, दोनों लड़कियों का जाग चुका रहता है ईस्ट। और तब तक एलिस आ चुकी रहती, कहती कि ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि यार नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मगर तब तक वो अपने स्पिरिट से हमला कर देती है और यहाँ पे हो जाता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। सीन कट होता है, हमें टीचर को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है मार्केट में, कुछ इलीगल स्पिरिट्स को बेचा जा रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे कमीटो के बारे में पूछ रही होती है और एलिस की बहन के बारे में बताती कि वो वापस आने वाली है। प्रिंसिपल कहती कि क्या इतनी जल्दी वो वापस आने वाली है, उसने इतने सारे स्पिरिट्स को इतनी जल्दी मार भी दिया, काफ़ी कमाल की बात है। मगर प्रिंसिपल को छुपा रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इनकी बैटल होने वाली रहती है दूसरे टीम से, लेकिन दूसरे टीम में भी सिर्फ 3 मेंबर्स रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 मेंबर्स वहाँ जंगल के अंदर छुपे हुए। तो कमीटो कहता है मैं जंगल वाले मेंबर्स को संभाल लेता हूँ और तुम लोग इन दोनों को संभालो। तो वो जंगल में चला गया रहता है जहाँ पर उसे 2 मेंबर्स मिल गए रहते हैं। हालांकि एक मिरर वाला यूजर रहता है जो कि काफ़ी खतरनाक रहता है, मगर कमीटो के लिए ये सब ज़्यादा कुछ नहीं रहता है क्योंकि वो 3 साल पहले रेन एशबेल था। किसी को नहीं पता है, बस हम लोगों को पता है, तुम लोग ये बात सीक्रेट रखना। फिर वो जाता है, हमला करता है, बड़े चतुराई के साथ दोनों मेंबर्स को हरा देता है। उसके बाद इन लोग के पास आता है जहाँ पर एक ही मेंबर इनका भी बचा हुआ रहता है। हालांकि क्लियर और रे का जो जोड़ी रहता है काफ़ी ज़्यादा कमाल रहता है और उस मेंबर को भी हरा दिया गया रहता है। वहाँ रे को दिखता है ये क्या पानी है, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या, वो एक वाटर स्पिरिट रहता है और उसने पकड़ लिया रहता है। क्लियर आती है हमला करने के लिए, मगर ज़्यादा कुछ होता नहीं और फिर ये क्लियर को ही बचा रहा होता है। अब रे बुरी तरीके से फंस गई रहती है। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर रे अपने स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है और जब वो अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करती है तो उसका स्पिरिट तो एक लेजेंडरी स्पिरिट होता है ना, तो वो बड़े आराम से उस वाटर स्पिरिट को हरा डालते हैं। उसके बाद अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि और हाँ, फिर जो रे रहती है उसे बताती है कि बहुत सारे जो स्पिरिट्स है वो अपने यूज़र का एनर्जी भी खा लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो वॉलनट है वो इसलिए बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारी जो बिल्ली है वो तुम्हारी एनर्जी खा ले रही है। सो अब यहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि स्कारलेट क्या तुम मेरी एनर्जी खा रही हो। लेकिन स्कारलेट तो बेचारी बिल्ली रहती है, अब वो उससे बोलेगी तो क्या ही बोलेगी, इसलिए स्कारलेट उससे कुछ नहीं बोलती है।
और काफ़ी डरी हुई भी रहती है। सो वो कहती है कि चलो हम लोग खाने के लिए चलते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मैं खाने के लिए नहीं जा सकता हूँ ईस्टी, अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है, मेरा बैग लगा है इसलिए। तब तक वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जा चुकी रहती है जो कि इनसे अभी हाल फिलहाल मैच में हारी हुई रहती है और कह रही होती कालमिटी क्वीन की बहन, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की वजह से एम्पायर के साथ क्या हुआ था, और फिर वो उसे चिढ़ाने लगती है। तब तक आ गई रहती है रिन, और रिन कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, तुम ऐसे चिढ़ा नहीं सकती हो। वो लोग लड़ने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। वहाँ वो कह रहा होता है क्या यहीं पे, लेकिन रिन भी रेडी रहती है और कहती है कि याद रखना तुम लोगों ने ये सब शुरू किया और अगर मैं हमला करूंगी तो तुम में से कोई नहीं बचने वाला है। तब दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी रहती है और रिन कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे बोलने के लिए आई थी, क्या तुम लोग हम मेरे साथ लंच करने के लिए चलने वाले हो? हाँ, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह का नाम बताती है जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तब वो कहती है कि मैं ये अपनी तरफ से तुम लोग को पार्टी दे रही हूँ। तब वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम और पार्टी, अगर मगर ऐसा क्यों? तब तक उसकी मेड आती है और कहती है क्योंकि ये अकेला महसूस कर रही थी इसलिए, मगर जो हमारा कमीटो रहता है उसे तो जाना रहता है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इसलिए वो कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा फेल हो गया था। इसलिए वो चला जाता है जहाँ पे उसे एलिस मिलती है और एलिस यहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। उसे देख के वो हैरान हो गया था कि एलिस भी फेल हो गई है क्या। वो उसके पास में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई रहती है और बोलती है कि ड्यूटी की वजह से मैं फेल हो गई थी। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है कौन है, मगर फिर कहती मुझे माफ़ करना, और फिर वो बता रही होती है कि ड्यूटी की वजह से मैं फेल हो गई थी, ऐसा मतलब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और फिर उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि मैंने स्वॉर्ड तुम्हारे ऊपर ऐसे रखी इसलिए माफ़ी मांगती हूँ। फिर ये अपनी बहन के बारे में बता रही होती है। असल में इसकी जो बहन है ये इस पूरे स्कूल की सबसे ताकतवर एलिमेंटलिस्ट है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल के लिए बाहर गई हुई है और इसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई करने में भी। तो यहाँ पे जो हमारा कमीटो रहता है इसे पढ़ाने के लिए एकदम बता रहा होता है कि देखो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो आंसर है ना इसे ऐसे किया जाता है। एलिस को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि कमीटो से काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ रहता है और कहती है क्या तुम आज फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, शाम में ट्रीट दे देना। तो वो बोलती है कि ठीक है, और जब तक ये लोग बातें कर रहे होते हैं तब तक जो हमारी मैम रहती है वो आगे रहती है और सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती है कि कैसे धांधली चलती जा रही है कुछ स्पिरिट्स को लेके हमारे शहर में, और उसी के ऊपर वो थोड़ा सा लेक्चर भी दे रही होती है। उसके बाद अब ये लोग बाहर आ चुके रहते हैं। तो बाहर आ गए रहते हैं तो कोई भी कमीटो के आसपास नहीं रहता है। ईएसटी जो रहती है कमीटो के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है। सो वो हाथ पकड़ लेती है हमारे कमीटो का, और कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहा होता है कमीटो का, तब जो मेड रहती है वही जाके हाथ पकड़ लेते हैं। और इधर क्लियर एक नेकलेस को देख रही होती है, वो जाता है तो क्लियर चली जाती है। और फिर आती है रिन और कहती है कि कल क्लियर का बर्थडे है, क्योंकि कल फेस्टिवल इसलिए मुझे याद है कि उसका बर्थडे है और ये नेकलेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। कमीटो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और वैसे तुम भी एक बहुत ही अच्छी इंसान, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो क्या? तो वो शर्मा जाती है। और फिर जब ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तब वो ईस्टी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा होता है क्योंकि वो उससे कहती है कि मुझे ये वाला खाना है, स्पेशल ट्रीट रहता है ना। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और सबको काफ़ी जलन हो रही होती है कि ये हमें छोड़ के उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, छटंकी के ऊपर। तब आती है वेट्रेस और बोलती है कि सर आपका क्या ऑर्डर है, और फिर वो उसका ऑर्डर ले लेती है और इसका खाना तो आ गया रहता है। ये तो मस्त खाना खा रही होती है। तब वो देखता है एलिस को और क्लियर कहती है कि तुम्हें एलिस की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है और हमारे साथ हो तुम। वेट्रेस का यहाँ पे कुछ अलग ही मूड लग रहा होता है। वो कहती है कि ये क्लियर हमारे निशाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। अब शाम हो गई रहती है तो जैसा उसने एलिस से वादा किया रहता है वो आ चुका था और वो कहता है कि हमें कहाँ चलना चाहिए, लाइब्रेरी चलना चाहिए। मगर एलिस कहती है कि नहीं, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पे बहुत जगह है। तो वो उसे अपने कमरे में लाती है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा रहता है और फिर वो कहती है तुम बैठो मैं आती हूँ। वो देखता है कि ये रेनेश बेल की तो बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और मुझे उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि रेनेश बेल तो मैं ही हूँ। तब वो आ गई रहती है मेड के आउटफिट में और वो कहता है कि तुम ये ऐसे आउटफिट में क्यों आई हो। तब ये बोलती है कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि लड़कों को ये मेड आउटफिट बहुत अच्छा लगता है और हाँ तुमने भी तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है इसलिए मैं ये आउटफिट पहन के आई हूँ। तब वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। तब तक वो उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देती है और कहती है क्या कहा तुमने। वो कहता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम अच्छी हो और इतनी खतरनाक भी ना हो। तब वो कहती है मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ। तो वो उसे खाना ला के देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना होता है, जैसा आप देख सकते हैं खाना। और वो खाता है, कहता है ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और जब वो खाता है तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ, लेकिन वो खा नहीं रहा होता है। वो कहती है ज़िद्दी बच्चे कहीं के, और ये लो ये लो ये लो। उसके बाद वो लोग आ गए रहते हैं यहाँ पार्क में जहाँ बताती है कि उसकी बहन आने वाली है और अब कमीटो वापस से उसके रूम में नहीं आ सकता है। तो वो अपनी बहन के बारे में बताती है, वो सबसे ताकतवर एलिमेंटलिस्ट है और हाँ उसे याद आ जाता है कि क्लियर ने भी ऐसे ही कुछ बात बोली थी। और वो बताती है कि मेरी बहन और मैं ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ और जब से मैंने रेन एशबेल और अपनी बहन का मुकाबला देखा था तब से मैं रेन एशबेल की फ़ैन हो गई थी। हालांकि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे तुमसे ये बात कहनी है कि हमारे नाइट्स कम पड़ते जा रहे हैं, क्या तुम हमारे नाइट्स में शामिल होना चाहोगे। तो वो चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन नाइट्स में तो बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं, तुम मुझे क्यों लेना चाहती हो। तो वो बताती है वो इसलिए क्योंकि अभी हमने जियो को
पकड़ा नहीं था, हम लोग फेल हो गए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों का नाइट्स के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब तुम उस तरीके से हो जो हमारी मदद कर सकता है, तुम्हें इसके लिए पेमेंट भी मिलने वाली है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जैसा बोलोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नाइट्स को ज़रूर ज्वाइन करूंगा। तो वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो अभी भी चॉकलेट बना रही होती है हमारी कमीटो के लिए। कमीटो कहता है अभी भी चॉकलेट बना रही हो, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। फिर वो पूछती तुम कहाँ थे, वो सारी बातें बता देता है कि वो एलिस के साथ था और खाना भी खाया, मज़े भी किए, वो सारी बातें। तो ये सुन के क्लेयर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती है और कहती है कि तुमने नाइट्स ज्वाइन कर लिया, तुमने मेरी परमिशन भी नहीं ली। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मैं यही तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। और फिर जब वो बताता है कि उसने पूरा एकदम बात किया, तब वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे हो, मतलब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वहाँ पे एलिस के साथ मज़े कर रहे हो, तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों होने लगी, ऊपर से तुमने नाइट्स भी ज्वाइन कर लिया है। आज के बाद अपना ये गंदा सा चेहरा मुझे कभी भी मत दिखाना। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुकी रहती है, इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो गया है क्लेयर को, क्लेयर ऐसा क्यों कर रही है। तब क्लेयर कहती है तुम बहुत गंदे हो, और वो चली जाती है अपने कमरे में, रो रही होती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मैं एक नंबर की गधी हूँ और उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, हमने एक बार किस भी किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कालमिटी क्वीन की बहन हूँ और इसलिए तरस खा के उसने मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तब तक रे वहाँ आ जाती है और कहती कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई है क्या। क्लेयर कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, शांत रहना। आगे हमें दिखाया जाता है सुबह हो चुकी रहती है, जहाँ पे ईस्ट कहती है ओनी चैन उठ जाइए। तो वो कहता है कौन है यार। वो कहता है तुमने मुझे ओनी चैन क्यों कहा, मुझे लगा था कि तुम क्लेयर के साथ उसके कमरे में होगी। लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हारा नाम कितनी देर से बुला रही हूँ तब तुम नहीं उठ रहे हो, लेकिन मैंने जैसे ओनी चैन बोला तुम तुरंत ही उठ गए, तो इसलिए मैंने तुम्हें ओनी चैन बुलाया। और आज के बाद मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मैं अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, समझे। तुम्हारे बिना बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है एक सेकंड भी एक साल जैसा बीत जाता है। आगे हमें एलिस को दिखाया जाता है जो सारे नाइट्स को बता रही होती है कि आज एक नया मेंबर हमें ज्वाइन करने वाला है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो कमीटो है। मगर यहाँ पे कुछ लड़कियां रहती है जो उसकी बातें सुनी नहीं रही होती और कमीटो दूर से देख कर समझ जाता है कि एलिस को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है। फिर वो बताती है कमीटो के बारे में कि वो हमारा नया मेंबर है। तब तक उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से जियो भाग गया और बहुत सारे सैनिक यहाँ से भाग गए हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है एलिस। और उसकी बहन को देख के सब हैरान हो जाते हैं कि ये अभी वापस क्यों आ गई, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रहती है इस पूरे स्कूल में। और फिर वो आ रही होती हमारे एलिस के सामने में, सब लोग दूर हट चुके रहते हैं एलिस से, क्योंकि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है। मगर कमीटो बीच में आ जाता है, वो कहती है मैं तुम्हारी पावर देखना चाहती हूँ। और फिर वो हमला करती है, जहाँ पर सारी लड़कियाँ जो रहती है वो हार गई रहती है, सिर्फ 4 बची हुई रहती है, वो भी उसकी टीम में चली जाती है क्योंकि वो लोग इसका अनादर नहीं करना चाहते थे। और फिर ये कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन कमीटो मना कर देता है। तब वो कहती है ठीक है और वो चली जाती है, क्योंकि बैटल तो होने वाली रहती है, अभी नहीं तो बाद में बैटल होने वाली है, टीम बैटल। सो अभी ये लोग अपने साथियों को हील कर देते हैं और चले जाते हैं काम के लिए। जो भी काम होता है वो सारा काम यहाँ पे पूरा हो चुका रहता है। काम पूरा हो जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब ये लोग जा रहे होते हैं जहाँ पे वो माफ़ी मांगती है अपनी बहन के उस बिहेवियर के लिए। साथ ही साथ वो बताती कि वो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन बाद में वो वैसी बदल गई और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हालांकि यहाँ पे जो हमारा कमीटो रहता है उसे काफ़ी ज़ोर की भूख लगी हुई रहती है, तो कहता है कि कहाँ पे चलना है। एलिस कहती है कि कहीं चलना नहीं है, मैं पहले से खाना बना के लेके आई हूँ, तो चलो हम लोग बैठ के कहीं खाते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाता है, चलता है फिर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे और भी लड़कियाँ आ चुकी रहती है। ईएसटी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कहती है कि मुझे ये वाला खाना है, मुझे ये खिलाओ। तो कमीटो मना उसे कैसे करेगा, वो तो छोटी बच्ची जैसी रहती है, अरे सिर्फ कहने के लिए, और फिर खिला देता है। सब लड़कियां कह रही होती कि हमें भी इसे खिलाना है, हमें भी इसे खिलाना है। तो इससे पहले कि सभी लड़कियां खिलाएं, ईएसटी थक गई रहती और स्वॉर्ड में बदल गई रहती और सो गई थी। तो यहाँ पे वो आराम से नींद ले रही थी। तब तक हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है। स्कारलेट को देख के वो समझ गया था कि क्लेयर भी आसपास में होगी। सो क्लेयर यहाँ स्कारलेट को ढूंढ रही होती है और फिर जो हमारी स्कारलेट रहती है वो जाती है और फिर इन दोनों का मिलन हो चुका रहता है, जहाँ पे वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हाँ कल के बाद के लिए अगर तुम मुझे चॉकलेट का ट्रीट दोगे तो मैं तुम्हें कल के बाद के लिए माफ़ कर सकती हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो एलिस के बारे में बताता है कि मैं एलिस के साथ पेट्रोलिंग पे था और वही सब, माफ़ करना लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। ये सुन के क्लियर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि हर बात में एलिस एलिस क्यों कर रहा है, जबकि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि वो इसके लिए चॉकलेट भी लेके आई रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और फिर चिल्लाने लगती है उसके ऊपर। एलिस आती कहती है सब ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लियर को इतना गुस्सा आता है कि वो चॉकलेट इसके मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, और चली जाती है, भागते भागते वहाँ से चली जाती है। कहती है कि तुम और एलिस बहुत ज़्यादा गंदे हो। यहाँ इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि इसे दूर से वही दोनों लड़कियां देख रही होती है जो इसकी जानी दुश्मन रहती है। तब तक वेट्रेस आती है और कहती है क्या तुम इससे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती हो।
क्या तुम क्लेयर को हराना चाहती हो बहुत बुरी तरीके से? और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एलिस की बहन रहती है उसे अभी भी रेन बैश बेल याद रहता है कि किस तरीके से उसने हराया था, और ये बहुत गुस्से में रहती है और कहती है कि रेन ऐश बेल, मैं तुम्हें ज़रूर हरा के रहूँगी, बहुत ही बुरी तरीके से हराऊंगी। यहाँ जंगल में होती है और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी और इतनी ज़्यादा पावरफुल बनेगी कि वो अपनी बहन को ढूंढेगी और सभी चीज़ों का वापस से पता लगाएगी। लेकिन इसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है क्योंकि आज इसका बर्थडे रहता है और ये ऐसे ही जंगल में अकेले भटक रही होती है और काफ़ी गुस्से में भी। इधर हमें आगे दिखाया जाता है, वो कहता है कि वो मेरे लिए चॉकलेट बना के लाई थी, आज स्पेशल डे भी था और फिर ये सारी चीज़ें हो गई। एलिस उससे कहती है वो तुम्हें स्पेशल दिन पे चॉकलेट दे रही थी, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। और फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ता है तो कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा गर्म क्यों? एलिस कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, असल में ये काफ़ी घबरा गई रहती है क्योंकि ये भी हमारे कमीटो को पसंद बहुत ज़्यादा करती थी और कहती है कि तुम पहले लड़के हो जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ और कुछ भी नहीं। और यही कहने के बाद वो वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इसके कहने का मतलब क्या है यार, इतना ज़्यादा इसमें शर्माने वाली कौन सी बात हो गई है। और ये लोग एक ड्रेस के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, लेकिन एलिस को मन नहीं रहता अभी खरीदने का बिल्कुल, मगर कमीटो कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। और फिर वो बताती है अपनी बहन के बारे में कि मैं बचपन से उसी की तरह बनना चाहती थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो पता है जब मैंने देखा था रेन ऐश बेल और उसकी लड़ाई, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी और वो हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी है और स्कूल की भी सबसे ताकतवर एलिमेंटलिस्ट भी है, वेनेसा जिसका नाम होता है, जो कि एलिस की बड़ी बहन रहती है। तो वो कहता है तो क्या उस दिन तुम्हें रेन ऐश बेल से नफरत नहीं हुई जिस दिन रेन ऐश बेल ने तुम्हारी बहन को हराया? नहीं, मुझे रेन ऐश बेल से बिल्कुल भी नफरत नहीं हुई क्योंकि मेरी बहन और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी, इससे उसे मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि रेन ऐश बेल के भी अपने कुछ सपने होंगे क्योंकि वो भी ब्लेड डांस में इसलिए हिस्सा ली थी क्योंकि उसे भी तो अपने कुछ सपने पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि कमीटो अच्छी तरीके जानता था कि अगर आज नहीं तो कल अगर इसका राज खुलता है कि यही रेन ऐश बेल था तो कहीं एलिस उससे नफरत ना करने लगे। मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, एलिस उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करने वाली थी क्योंकि एलिस अच्छी तरीके समझती थी कि जो हमारी रेन ऐश बेल है वो अपने लिए अपने सपनों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है क्लेयर को यहाँ पे पकड़ लिया गया रहता है और ये लेडी कहती है क्या तुम्हें ताकतवर बनना है? तो क्लेयर कहती है तुम वही हो ना जो लोगों को कर्ड स्पिरिट सेल कर रही हो, बताओ। वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो क्लेयर रहती है बहुत ही ज़्यादा चालाक रहती है और वो उसके मकड़े के जाल से बाहर निकल जाती है और उस पर हमला करती है, मगर वो अचानक से गायब हो गई थी। हमें उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है जिसके साथ पहले से स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहता है और ये डार्क स्पिरिट रहता है। हालांकि डार्क स्पिरिट बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है और वो लड़कियां इस डार्क स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इधर आगे हमें दिखाया जाता है वो गिफ्ट जो कि कमीटो ने क्लेयर के लिए खरीदा रहता है, मगर वो नहीं दे सकता है क्योंकि आज लड़ाई हो गई और अब वो कहाँ से देने वाला है। मगर एलिस उसे समझाती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अच्छी तरीके से जाके बात करनी पड़ेगी और उसने भी तो तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाई थी, इसका मतलब तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और शायद इसलिए वो आज चॉकलेट लेके आई थी क्योंकि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हो। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से वो कहता है हाँ। मगर अचानक से शहर में वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो चुका रहता है। जब दोनों देखते हैं कि ये क्या, वहाँ शहर में वो सब क्या हो रहा है, तब दोनों भागते हैं शहर की ओर में और हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़कियों में से एक का स्पिरिट यहाँ पे आ गया रहता है और ये दोनों बचा रहे होते हैं, मगर कमीटो हार रहा होता है क्योंकि वो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उसे थोड़ी सी चोट तो लग गई रहती है मगर वो बच्चा एकदम सुरक्षित रहता है। अब दिक्कत की बात ये रहती है कमीटो घायल रहता है, लेकिन तब तक जो हमारी क्लेयर रहती है वो वहां पर आ चुकी रहती है, समझे। सो क्लेयर के आने के बाद यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ठीक हो चुकी रहती है और कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ और दूसरा स्पिरिट भी यहाँ पे आ गया रहता है। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि कमीटो ज्यादा घायल रहता है और क्लेयर और एलिस सिर्फ इन दोनों ताकतवर स्पिरिट्स को अकेले नहीं रोक सकते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत की बात होगी। लेकिन वो कहता है कि चलो चलते हैं। अचानक से वहाँ पे धमाका होता है, हम देखते हैं कि वेनेसा वहाँ पे आ जाती है और उसने एक ही बार सबको उड़ा दिया रहता है। हालांकि इससे थोड़ी बहुत तबाही भी मचती है मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसे बस इससे फर्क है कि इसने उन डार्क स्पिरिट्स को हरा जो दिया है। मगर कमीटो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें पता था कि यहाँ पे बिल्डिंग्स उड़ेंगी और लोग भी यहाँ पे हैं तो उन्हें चोट भी लगेगी। मगर वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने स्पिरिट्स को हरा दिया। और वैसे भी एलिस, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम तो नाइट्स के लीडर होने के लायक भी नहीं हो और तुम हमारा मुकाबला होगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और मेल एलिमेंटलिस्ट को वैसे भी मैं कुछ सीरियसली नहीं लेती हूँ, वो आता है इस पे हमला करने के लिए मगर एक ही बार में वो उसे पीछे ढकेल देती है और फिर आंख खुलती है कमीटो की कि मैं कहाँ पर हूँ। वो चॉकलेट लेता है और खाता है क्लियर वाला चॉकलेट। क्लियर आ चुकी रहती है और क्लियर ने अब यहाँ पे इसे माफ भी कर दिया रहता है। क्लियर कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ और इसका वॉन्ट्स अभी भी थोड़ा हील नहीं हुआ था, वो एक दिन से बेहोश पड़ा हुआ रहता है। और ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था, क्या एक दिन से? क्लियर कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो लेकिन अब
इसमें क्या ही किया जा सकता है, हो तो तुम एक नंबर के गधे ही। और बहुत बुरी तरीके से उसे सुनाने लगती है, डांटने लगती है, मगर वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता था। और फिर वो उसका प्रेजेंट भी दे देता है और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है अपना प्रेजेंट लेके। कहती है तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे था? तब वो बोलता है कि रिन ने मुझे बताया था कि बर्थडे है। और फिर दोनों में किस होने के लिए जा ही रहा होता है, मगर हो नहीं पाता है क्योंकि बीच में आ गई रहती है रे। वो लोग कहते हैं कि रे तुम यहाँ पे कब से हो? रे कहती है कि जब से तुम लोग का ये रोमांस शुरू हुआ तब से मैं यहीं पर हूँ। और वैसे भी कमीटो, मुझे लगता है कि तुम्हें कल का मुकाबला नहीं खेलना चाहिए क्योंकि तुम अभी उतने ज़्यादा फिट नहीं हो। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं कल का मैच खेलना चाहता हूँ। फिर रे आती है और कहती है कि वो कमीटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और वो एकदम बीच में उसे एकदम जोर से क्लियर हटाने की कोशिश कर रही होती है कि हट जाओ, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इन्हें मेंबर्स की ज़रूरत रहती है। तब तक आ चुकी रहती है रिन। रिन यहाँ पे टीम ज्वाइन करने के लिए आई रहती है, उसकी मेड ऐसा उससे कह देती है। और रिन जो है एकदम ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेसा लॉन्ग रेंज के अटैक्स को ज़्यादा सह नहीं पाती है, और लॉन्ग रेंज के अटैक्स ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं उसके लिए, इसीलिए। और आगे हमें एलिस को दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि मेरी बहन बिल्कुल सही कहती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे तो नाइट्स का लीडर होने का भी कोई भी हक नहीं है। मगर तब तक क्लियर आ चुकी रहती है वहाँ पर और कहती है कि तुम अपने आप को इतना नीचा क्यों समझती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो? मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि देखो कमीटो इतना ज़्यादा घायल है, फिर भी वो कल के मैच के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये सुन के एलिस भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना ज़्यादा घायल है, वो कल के मैच के लिए नहीं खेल सकता है क्योंकि वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, आखिर वो खेलेगा कैसे? क्लेयर कहती है कि यही सेम बात मैं तुमसे कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है और खेल भी नहीं सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। अब ये सुनने के बाद एलिस भड़क चुकी रहती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाली हूँ। मगर क्लेयर उसे अच्छी तरह समझाती है। एलिस कहती है कि देखो मेरे भी अपने कुछ मेंबर्स हैं और मैं तुम्हारी टीम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ, हट जाओ मुझसे, दूर हट जाओ। मैं अपने टीममेट्स को धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे भी अपने कुछ दोस्त हैं। मगर तब तक उसके साथी आते हैं और कहते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा घायल है, तो हमें नहीं लगता है कि हम कल ब्लेड डांस में पार्टिसिपेट कर भी पाएंगे और ना ही आपकी टीम की तरफ से अब लड़ पाएंगे, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप क्लेयर की टीम में चली जाइए और वहीं से लड़िए। तो यहाँ पे अब दोस्तों का भी अप्रूवल हो चुका रहता है और एलिस को भी ये एकदम पूरा मंजूर रहता है। आगे हमें वेनेसा को दिखाया जाता है जहाँ पर वही आती है लेडी और कहती है क्या तुम्हें और भी ज़्यादा पावर चाहिए? वेनेसा कहती है कि तुम तो वही हो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो वेनेसा कहती है कि हाँ, मुझे पावर तो चाहिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती थी, क्योंकि उसका मेन एक ही काम रहता है रेन एशबेल को हराना। और ये जो लेडी है ग्रीन हेयर, इसका अभी तक कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर ये सबको पावर ऐसे क्यों बांटते फिर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिस आती है और ये इसे चॉकलेट देती है, कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि ये चॉकलेट किस लिए? वो कहती है इसलिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की और तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं ब्लेड डांस में। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो ऐसे ही बाहर फेंस पे बैठा हुआ रहता है क्योंकि इसे ब्लेड डांस में नहीं हिस्सा लेना रहता है, ये सब हिस्सा लेने वाली रहती है। तो ये लोग एक प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि जो मेन टारगेट वो वेनेसा ही रहती है और वेनेसा ही बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, बाकी सब तो ऐसे ही छोटे मोटे लोग रहते हैं। तो ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हम लोग किस तरीके से जाएंगे, हमला करेंगे। मगर ये प्लान इनका फीका पड़ जाता है क्योंकि वेनेसा खुद इनके सामने में आ जाती है और वो अकेले आई रहती है। वो अपने टीममेट्स के साथ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ये सोचती है कि इसके टीममेट्स इसके रास्ते का अड़चन है, इसीलिए ये अकेले आई रहती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। मैं बता दूं कि वेनेसा इतनी पावरफुल है कि वो अकेले सबको हरा सकती है, मगर ये टैक्टिक्स यहाँ पे काम नहीं करने वाली है क्योंकि इनका पहले से प्रैक्टिस रहता है। और सबसे मेन जो डर रहता है वेनेसा के लिए वो रिन का रहता है, क्योंकि रिन लॉन्ग रेंज अटैक कर सकती थी और वेनेसा को दिक्कत होती है। और ये लोग बाहर से मैच देख रहे होते हैं जहाँ पे टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और एलिस भी यहाँ पे हमला करती है, क्लियर बाकी सब लोग मिल के हमला कर रहे होते हैं। हालांकि वो अब ज़मीन पे आ गई रहती है और ज़मीन पे आने के बाद तो उसका अटैक्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके रहते हैं। वो एकदम खतरनाक हमला कर रही होती है और अपनी बहन एलिस से कहती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, मैं तुम्हें यूं ही हरा दूंगी, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो एलिस, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। लेकिन यहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे होते हैं क्योंकि सब साइड से मिल मिल के हमला कर रहे होते हैं। फिर क्लियर आ जाती है और क्लियर अपनी हीट से उसे बर्न करने की कोशिश कर रही होती है, साथ ही एलिस भी हमला कर रही होती है, मगर ये लोग थक गए रहते हैं। मगर वेनेसा नहीं थकी हुई रहती है, अभी उसके पास और भी अटैक्स बचे हुए रहते हैं। अब सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो काफ़ी खतरनाक हो रहा है क्योंकि वेनेसा के पास बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना है और वो बिल्कुल भी हार नहीं मान रही होती है। और ये भी हमें पता लगता है कि अभी तो उसने अपनी फुल पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये लोग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर अब सोचते हैं कि हमें कुछ और टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, हमें अपनी टीम के लिए जीतना पड़ेगा, अपने दोस्तों के लिए जीतना पड़ेगा। फिर जाती है हमारी क्लियर और वो उसके पैर को पिघलाना शुरू कर देती है। हालांकि इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं रहता है क्योंकि वेनेसा का आर्मर बहुत ही ज़्यादा मोटा रहता है, तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर हमला हो जाता है आइस का और वापस से उस पर फायर अटैक होता है, तो अब वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुकी रहती है। फिर भी अभी भी उसमें पावर रहती है। फिर एलिस अपना जलवा दिखाती है, काफ़ी ज़्यादा थक गई रहती है
इधर आगे हमें दिखाया जाता है कि वेनेसा हार मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसकी डार्क पावर अनलीश हो चुकी रहती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। ये समझ नहीं पा रहा होता है कोई भी कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये अपनी बॉडी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। वो तो अपने साथियों को भी मार देती है और साइड हटा देती है, फिर सबको पकड़ भी लेती है, सिर्फ एलिस बच गई थी। अब कमीटो कहता है कि एसटी हमें चलना पड़ेगा। एसटी कहती है कि हाँ, मैं आपकी स्वॉर्ड वॉर आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। फिर वो बताती है कि हमें एस्ट्रल जीरो में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं रहता है। तो ये लोग एस्ट्रल जीरो में चले जाते हैं और एलिस बस बची हुई रहती है। तो ये लोग एलिस को भागने के लिए कहते हैं, मगर एलिस इनको छोड़ के नहीं भागने वाली थी। वो हार्ट पे हमला करने की कोशिश करती है मगर कुछ नहीं होता है। एलिस भी पकड़ी गई रहती है। तब तक वहाँ पे कमीटो आ जाता है और सबको उसके चंगुल से छुड़ा चुका रहता है। हालांकि कमीटो अभी भी कमजोर रहता है। कमीटो में इतना ज्यादा दम नहीं रहता है कि वो अभी भी ठीक से खड़ा हो सके, मगर फिर भी जी जान कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम लोग का अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग एक टीम है। मगर जो वेनेसा रहती है वो तो बहुत गुस्से में रहती है, क्योंकि उसका अपने शरीर के ऊपर काबू बिल्कुल नहीं रहता और हमला कर रही होती बहुत ही जोरदार। फिर चला जाता है और जाके हमला कर रहा होता है। उसके ऐसे मूव्स देखने के बाद वेनेसा को ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल रेन एशबेल है। रेन एशबेल बिल्कुल ऐसे ही मूव्स करती थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा कमीटो ही तो रेन एशबेल रहता है, बाकी किसी को नहीं पता चल रहा होता है। मगर ये काफी कमजोर हो चुका रहता है। सोचता है मुझे एक फाइनल ब्लो में ही इसका काम तमाम करना पड़ेगा, मगर बहुत कम पावर बची हुई रहती है। तब रे उसे अपनी पावर दे देती है और यहाँ पे इसकी चोट भी हील हो चुकी थी। हालांकि रे बेहोश हो गई थी। अब जो हमारा कमीटो रहता है वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए अब सारी लड़कियां भी एकदम रेडी हो गई रहती है और कह रही होती है कमीटो तो काफी ज्यादा कमाल का है, बहुत ही ज्यादा पावर है उसके अंदर में। फिर सभी मिलके जा रहे होते हैं और एकदम कंबाइन अटैक करते हैं। और ये वाला जो कंबाइन अटैक रहता है बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहता है। इस कंबाइन अटैक से हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे आखिर एक टीम ने वेनेसा को अकेले हरा दिया। यहाँ तक कि वेनेसा की टीम हार गई रहती है और उसे पता लग गया रहता है कि ये रेन एशबेल है। वो कहती है कि मैं फिर से तुमसे हार गई। तब कमीटो कहता है कि नहीं, इस बार तुम मुझसे नहीं हारी हो, इस बार तुम एक पूरी टीम से हारी हो। और हाँ, बहुत साल पहले रेन एशबेल भी इतनी ताकतवर नहीं हुआ करती थी। हालांकि वेनेसा इसके बाद बेहोश हो गई थी। और आगे हमें इस लेडी को दिखाया जाता है जो सोचती है कि ओह मेरा प्लान फिर से फेल हो गया, मगर कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से करूंगी। मगर टीचर आ जाती है और कहती है कि तुम अगली बार क्या कर पाओगी, मैं तुम्हें अपने प्यारे स्टूडेंट्स को अब नुकसान पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम अब उसके लायक बिल्कुल भी हो। मेरे स्टूडेंट तुम्हारे कोई टेस्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो भागने की कोशिश करती है, मगर प्रिंसिपल तो एक ही बार में यार पूरा काम तमाम कर देती है और कहती है कि ये तो गई, अब अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें कमीटो को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि केक आ गया रहता है, क्योंकि ये लोग फाइनलिस्ट रहते हैं। ये लोग ब्लेड डांस में जाएंगे अपने स्कूल की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहे होते हैं। जहाँ अभी भी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अब सब चीज़ें ठीक तो हो गई रहती है, मगर यहाँ पे नहीं ठीक रहती है। रे कहती कि तुम मुझे खा सकते हो कमीटो, और ये सुन के क्लेयर को गुस्सा आ जाता है। ईएसटी कहती कि तुम मुझे भी खा सकते हो कमीटो, केक क्या खाओगे, हम ही लोग को खा जाओ। और फिर आगे रहती एलिस वही ड्रेस पहन के, जो कि आपको मैंने पहले दिखाया था, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। और फिर थोड़ा बहुत तारीफ हो जाता है। उसके बाद क्या था, ये लोग बहुत ज़्यादा ही मज़े करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे होते हैं ब्लेड डांस में, और सभी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। टीचर को भी भरोसा रहता है कमीटो के ऊपर। हालांकि जो प्रिंसिपल रहती है, मैं बता दूँ, उसे शायद कमीटो के बारे में सारी चीज़ें एकदम पहले से पता है और बहुत कुछ यहाँ पे प्लान भी होने वाला है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन और शानदार एनिमे खत्म हो जाता है। तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर तुम सभी को ये एनिमे कैसा लगा। और जो लोग भी न्यू चैनल पे आए हैं, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, मतलब ये तो मेरा फर्स्ट चैनल है, लेकिन मैंने अपने न्यू चैनल का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है कमेंट में, तो तुम लोग जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करना। उस पर भी तुम्हें काफ़ी कमाल कमाल के एनिमे मिलेंगे और इस पे भी काफ़ी कमाल कमाल के एनिमे मिलेंगे। मतलब दोनों में एकदम बराबर तुम लोग को मिलेगा मज़ा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम लोग को देखने में। तुम लोग ज़रूर ट्राई करना वहाँ पे भी जाके, ठीक है। और मैं यहाँ ऊपर में भी उसे @ कर दूंगा, तो तुम लोग जाके मस्त आराम से देख लेना। तो बस इसी के साथ ये वाला जो एनिमे था ये यहीं पे खत्म होता है। और बताना तुम लोग को कि मतलब सही में कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो तुम लोग नए नए सब्सक्राइबर आ जाते हो, लेकिन यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तुम लोग डेली वीडियो देखते हो मुझे पता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब से भाई थोड़ा सा बढ़ाओ, जल्दी करो। कितना कितना दिन तक 1,60,000 पे ही मैं अटका रहूंगा, उसे थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ाओ। और भी इतना बढ़ाओ कि यार 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तभी तो तुम लोग के लिए न्यू न्यू एनिमे डालूंगा। और हाँ, बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जिनका सीजन 2 भी आ चुका है। अगर तुम लोग को नहीं पता है तो सीजन 2 भी आ चुका है और यह आने वाला है। तो मैं उन सभी का भी एक पूरा रिकैप बना दूंगा, पूरा एक ही साथ में कवर कर दूंगा, ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो जाए, सीजन 1 और सीजन 2 भी। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है किसी एनिमे का सीजन 1, तो भाई उसे पूरा देख लो। और हाँ, न्यू चैनल पे भी बहुत सारे एनिमे हैं, मैं उन्हें भी डाल रहा हूँ, उनका भी सीजन 2 आने वाला है, तो जाओ उन्हें भी ज़रूर देख लेना। तो इसी के साथ
बाय बाय, और फिर मिलते हैं किसी न्यू एनिमे के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।